गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट में क्या लिखा था आपने? पहला पॉइंट लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिख लीजिए। भारत के द्वारा अपनाई गई सामरिक स्वायत्तता भारत के द्वारा अपनाई गई सामरिक स्वायत्तता की नीति को सामरिक स्वायत्तता की नीति को नैम 2.0 भी कहा जाता है। नैम 2.0 भी कहा जाता है। देखिए 2.0 सिंपल सा मतलब है, आजकल की दुनिया डिजिटल दुनिया है, तो आप जानते हैं कि इस दुनिया के बदलने के साथ लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, जब हमारे यहाँ ग्रामीण जीवन था समाज ग्रामीण परिवेश वाला था, तो सारे फिल्मी सॉन्ग भी वैसे ही बनते थे। पीपल, चंद्रमा, नदी, इन सब की उपमा दी जाती थी। जैसे लोग फ्लैट में रहना शुरू हुए तो सॉन्ग कैसे बना गया? फायर ब्रिगेड बुलवा दो। मतलब ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। पहले किसी प्रेम वगैरह की उपमा देने के लिए चांद नदी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग थे ना, उन्होंने कभी चांद देखा न कभी नदी देखी। उन्होंने क्या देखा? फायर ब्रिगेड। इसका सीधा मतलब है कि डिजिटल दुनिया में लैंग्वेज भी चेंज होती है। तो आने वाले समय में बच्चों के नाम मैक 1 मैक 2 इस किस्म के होंगे। पहले नाम कैसे होते थे? राजा राम, सीताराम, जय जय राम। इसलिए कहा भी जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसे समाज में बदलाव होगा, तो अगर मैं ये कह दूं कि नैम का दूसरा चरण, इस बात को डिजिटल तरीके से लिखने का तरीका क्या है? नैम 2.0। मैं ये कह सकता था नैम का दूसरा चरण, नैम का समकालीन फेज। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नैम की प्रासंगिकता आज भी है, और नैम 2.0 से एक बुक भी लिखी गई। तो नैम 2.0 को सीधे शब्दों पर कहे सामरिक स्वायत्तता। तो सवाल है, सामरिक स्वायत्तता का मतलब क्या है? क्या लिखा आपने? नैम 2.0 सामरिक स्वायत्तता। सामरिक स्वायत्तता के अनुसार भारत के द्वारा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए स्वतंत्र विदेश नीति का प्रयोग किया जाएगा। भारत के द्वारा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए स्वतंत्र विदेश नीति का प्रयोग किया जाएगा। और भारत किसी भी महाशक्ति के पिछलग्गू के रूप में कार्य नहीं करेगा। एक होता है पिछलग्गू, पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे
लगा रहना, इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट या पपेट। यानी भारत किसी के पपेट या भारत किसी के पपेट को आप क्या कहेंगे? कठपुतली। पिछलग्गू होने का मतलब है कठपुतली होना। भारत किसी भी देश की कठपुतली के रूप में कार्य नहीं करेगा। इसका इसका यह मतलब नहीं किसी देश के साथ संबंध नहीं बनाएगा। अब कठपुतली के रूप में कार्य नहीं करेगा, इसका सीधा मतलब है सभी देशों के साथ अपने हितों के आधार पर संबंध का निर्माण करेगा। तो सामरिक स्वायत्तता का दूसरा नाम क्या है? मल्टी अलाइनमेंट। एक ही शब्द को हेर फेर करके पूछा जाता है, तो सामरिक स्वायत्तता को मल्टी अलाइनमेंट कहिए। और एक खास बात है, कुछ लोगों ने कहा कि हमारी विदेश नीति का मूल आधार सामरिक स्वायत्तता है, लेकिन केवल सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना केवल ये महाशक्ति की पहचान नहीं है। इसी वजह से अब हम सामरिक स्वायत्तता से अगले कदम पर हैं। सामरिक स्वायत्तता का मतलब है अपने हितों की रक्षा करना। लेकिन आप देखिए, दुनिया में दो तरीके की परिस्थिति होती है। पहला, जब आप दुनिया को प्रभावित करते हैं। दूसरा, जब आप दुनिया से प्रभावित होते हैं। और जो लोग प्रभावित करते हैं उन्हें को शक्तिशाली कहा जाता है, जो प्रभावित होते हैं वो कमजोर हैं। आप जितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं उतने शक्तिशाली हैं। अगर आप घर में सब लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, घर के मुखिया हैं। अगर आप गांव में सब लोगों को प्रभावित करते हैं, गांव के सरपंच है। अगर आप जनपद में सब लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तो सांसद बन सकते हैं। देश में प्रभावित कर सकते हैं तो यही तो पावर है। कोई कितना शक्तिशाली है इसी बात से तो नापा जा सकता है आपका प्रभाव कितना है, कितने लोग आपके पीछे चलते हैं, कितने लोग आपकी बात मानते हैं। अब सवाल यह है, सामरिक सहायता का मतलब हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे, अपने हितों को पूरा करते रहेंगे, इसी बात से काम नहीं चलेगा। बल्कि दुनिया में व्यवस्था के निर्माण में हमारा रोल होना चाहिए। हम किनारे नहीं बैठ सकते। सामरिक स्वायत्त होना अच्छी बात है, लेकिन महाशक्ति के नाते हमें विश्व व्यवस्था के मेकिंग में हमारा रोल होना चाहिए। हम वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करना चाहते हैं, हम वर्ल्ड ऑर्डर को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा क्वाड के पार्ट में है, अन्यथा कई बार क्वाड में जाने पर, क्वाड हम अलग से भी आपको बता देंगे, अमेरिका में, चाइना में चीज़ें आपस में जुड़ती हैं। और पहला टॉपिक तो सारे टॉपिक का सारांश ही होता है। जब हम क्वाड की बात करते हैं, कई बार भारत हिचक रहा था कि क्वाड में भारत न जाए, क्योंकि जितने निकट भारत अमेरिका के नज़दीक जाता है तो चीन से नाराज होता। भाई, अमेरिका के इतने निकट जाने का सीधा कारण है, अगर सामरिक रूप में भारत अमेरिका के इतने निकट जाएगा तो चीन थोड़ा नाराज होगा। ये हमारी परंपरागत चिंता थी, लेकिन अब इन मान्यताओं को हमने पीछे छोड़ दिया है। देखिए, महाशक्ति को शर्माना नहीं चाहिए। दो किस्म के लोग होते हैं, दोस्त आपने बना लिया है, शर्मा रहे हैं, साथ साथ चल नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं वो क्या कहेगा, वो देख लेगा। अरे जो देख लेगा वो देख लेगा, क्योंकि खुल्लम खुल्ला यही सब करोगे सुबह सुबह, महाशक्ति बनेंगे फिर गड़बड़ी कर जाते हैं यार आप लोग। हमें महाशक्ति बनना है बच्चों, याद रखना। इसीलिए स्वाभाविक तौर पर अगर हम महाशक्ति बनते हैं तो अब ये हम अमेरिका के साथ इसलिए न जाएं चीन बुरा मान जाएगा, इसका तो मतलब ये भी होता है कि चीन को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ वो न जाए। चीन पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने में हमारे हितों की एसी बंद कर दीजिए। भाई, चीन पाकिस्तान के साथ जाने में हमारे हितों को नहीं सोच रहा है। चीन हिंद महासागर में आने में हमारे हितों की नहीं सोच रहा है, और हमें इतनी चिंता है। कमाल की बात है, कोई हमारे मोहल्ले में बार बार एंट्री कर रहा है तो उसे चिंता नहीं भारत का क्या होगा, और हमें इतनी परवाह है। इसलिए अब हमने लजाना, शर्माना, सकुचाना, अब हम हो गए हैं बेशर्म। और आप याद रखिएगा, अपने हितों के लिए कई बार ऐसा होना पड़ता है। एक बार आप याद रखना बच्चों, एक एक फिर वही बात है, बार बार एथिक्स का मुझे नाम लेना पड़ जाता है। अच्छा, हमारे परिवार में आप क्या सोचते हो,
अगर आप याद रखना, अगर आपको पूरे गांव मोहल्ले में लोग कहते हैं ये हमारे गांव का, हमारे परिवार का सबसे सीधा बच्चा है, तो आप समझ लो आपके कैरेक्टर में कोई बहुत गंभीर खराबी है। कोई भी कह रहा है कि परिवार का सीधा बच्चा है, कई बार हमें इंट्रोड्यूस कैसे करा जाता है, अरे ये हमारे ये तो गऊ है, गऊ लो, गऊ, गऊ बनना है या शेर बनना है? गऊ बन रहे हैं मेरे बच्चों। इस याद रखो, अगर आपको मोहल्ले में इस तरीके से जाना जाता है कि ना ना बहुत खुराफाती आदमी, उससे लगना मत, तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो। इसलिए शर्माने सकुचाने से अच्छा बनना है, पावरफुल। दुनिया क्या कहती है इस बात से फर्क है। और लोग लोग क्या सोचते हैं कि देखो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम हमारे खिलाफ कोई बोलता नहीं, इसका मतलब आपने कोई काम ही नहीं किया। जब मेरे बच्चों आप पावरफुल बनोगे तो लोगों की नजरें लगेंगी, जब आप पावरफुल बनोगे तो लोग आलोचना करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छे बनने के चक्कर में मरे जा रहे हो, अच्छे बनने के चक्कर में। और किसी ने कह दिया ओ आप तो बहुत अच्छे हैं, फुल हो, मैं तो बहुत अच्छा हूं। चेंज करो अपने आप को बच्चों। इसलिए महाशक्ति होने के नाते, अरे मेरे बच्चों याद रखो, हमने हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया, एशिया अफ्रीका के लिए नारा लगाते रहे, ये उपनिवेशवाद हट जाए, साम्राज्यवाद हट जाए। 1962 में हमारे ऊपर हमला हुआ, एक देश हमारे साथ नहीं आया, भूटान के अलावा। अब भूटान का आना आना दोनों बराबर था। 1962 के वार ने इतिहास में सीख दे दी कि अंतिमतः अपने कंधे पे बंदूक रखने की ताकत रखिए, दूसरे के भरोसे पर उछलने की आवश्यकता नहीं है, और अच्छा बनने के बजाय क्या बनिए। नेहरू नेहरू से अच्छा कौन था बताइए? नेहरू से अच्छा कोई था क्या? कौन? गांधी, हाँ गांधी थे। गांधी बाबा तो पावरफुल कंडीशन में थे ही नहीं। इसलिए मेरे बच्चों सोच बदल डालो, क्योंकि जहां सोच है ऐसी सी बात करोगे मेरे बच्चे, सोच के क्या लिखा आपने, क्या लिखा? हाँ, अगला पॉइंट। भारत जैसे महाशक्ति के लिए, भारत जैसे महाशक्ति के लिए भारत जैसे महाशक्ति के लिए सामरिक स्वायत्तता की नीति पर्याप्त नहीं है। भारत जैसे महाशक्ति के लिए सामरिक स्वायत्तता की नीति पर्याप्त नहीं है, अपितु अपितु वर्तमान में भारत सामरिक प्रभाव स्थापित करने की नीति अपना रहा है। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, वर्तमान में भारत सामरिक प्रभाव उत्पन्न करने की नीति अपना रहा है। इसलिए एक और भारत क्वाड का सदस्य बन गया है। एक और भारत क्वाड का सदस्य बन गया है। तो दूसरी ओर पश्चिम एशिया में शांति स्थापना के लिए
तो दूसरी ओर पश्चिम एशिया में शांति स्थापना के लिए इजराइल और फिलिस्तीन, पश्चिम एशिया में शांति स्थापना के लिए इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ संबंध मित्रतापूर्ण बना रहा है। तथा यूक्रेन संकट के दौर में रूस के साथ मिलकर समस्या के शांतिपूर्ण समाधान की पहल कर रहा है। समस्या के शांतिपूर्ण समाधान की पहल कर रहा है। अगला पॉइंट, भारत का महाशक्ति होना। अगला पॉइंट है भारत का महाशक्ति होना विश्व में शक्ति के विस्तार, भारत की महाशक्ति का होना विश्व में शक्ति के विस्तार और हस्तक्षेप के लिए नहीं है। विश्व में शक्ति के विस्तार और हस्तक्षेप के लिए नहीं है। क्योंकि हार्ड पावर के साथ भारत सॉफ्ट पावर को भी आगे बढ़ा रहा है। हार्ड पावर के साथ भारत सॉफ्ट पावर को भी आगे बढ़ा रहा है। हार्ड पावर के साथ भारत सॉफ्ट पावर को भी आगे बढ़ा रहा है, जिसके अंतर्गत पॉइंट नंबर 1, योग को वैश्विक मान्यता दिलाना। जिसके अंतर्गत पॉइंट नंबर 1, योग को वैश्विक मान्यता दिलाना। 2, बौद्ध देशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। बौद्ध देशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 3, भारतीय प्रवासी ब्रैकेट में डायस्पोरा। भारतीय प्रवासी ब्रैकेट में, देखिए डायस्पोरा, जो डायस्पोरा शब्द है ये बना हुआ है डिस्पर्स से। इंग्लिश शब्द होता है डिस्पर्स, यानी भारतीयों का पूरी दुनिया में बिखर जाना, इसी क्या कहते हैं, डायस्पोरा। हमारे सिलेबस में लिखा भी गया है। और दोस्तों देखो, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब एक जमाना था 70 के दशक में, वैसे भारतीय डायस्पोरा तो पहले से बिखर रहे थे, और पहले डायस्पोरा तो स्वयं महात्मा गांधी थे। वे भारत से जाने वाले, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, भारत से भागा भारतीय
डायस्पोरा के लोगों ने कहा था भारत से भागा भारती, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, भारत से भागा ये थोड़ा नकारात्मक शब्द है, आप घर से आए हुए हैं, घर से भागे हुए हैं, दोनों बातों का अंतर है। आप घर से भागे थोड़े हुए हैं। लेकिन आज की डेट में आपको पता है ये डायस्पोरा क्या है? विदेशों में रहने वाले भारत के राजदूत। आपको हम याद दिला दें, अगर देखिए हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय काम क्या होता है, और संयोग से जब देखिए सिविल सर्विसेज का इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा होता है। आज की डेट में जितने भी अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, दुनिया के जितने भी देश हैं, उसमें जो राजदूत है वो इसी सिविल सर्विस एग्जाम में जाता है। और आपको पता है राजदूत काम क्या है? राजदूत काम केवल वहाँ बैठ के अपने पगड़ी ठीक करना नहीं। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, जब हमारे यहाँ विदेशन के निर्माण में थोड़ी चैलेंजेस इसलिए भी है कि पहले क्या होता था, देसी रियासतों का एकीकरण हुआ, तो देसी रियासतों के एकीकरण के दौर में तमाम ऐसे लोगों को हमने राजदूत बना दिया। अब देसी राजा महाराजा थे तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा मैं गवर्नर बना दो, तो उनको थोड़ा सा ऑबलाइज करना था, उन्होंने अपना राज्य का विलय कर दिया था। अलग अलग सुविधा उनकी डिमांड पे दे दी गई। कोई राजा महाराजाओं को राजदूत बना दिया गया। अब विदेशों में जाकर वो अपने ही संबंध बना रहे थे, भारत का संबंध नहीं, और अपने आप में ही साफा ठीक करने में लगे रहते थे। ये राजदूत काम नहीं है। आपको पता है कि राजदूत का काम क्या है? कि अगर जिस दिन योगा दिवस है उस दिन पूरे उस देश में योग का ऑर्गेनाइज करना, जितने उस देश में न्यूज़पेपर चल रहे हैं उसमें कभी कभी आर्टिकल लिखना, अगर भारत का कोई त्यौहार है तो वहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाना, अगर प्रयागराज में कुंभ चल रहा है तो उसको पूरे उस देश में एडवर्टाइज करना, एक बार तो घूमो भारत। अभी मैं देख रहा था कि गजेंद्र सिंह चौहान इंग्लैंड में गए थे यात्रा में, और गजेंद्र सिंह चौहान ने सारे भारतीयों से कहा कि आप ये मूवमेंट चलो, चलो भारत, चलो दिल्ली नहीं, अब चलो भारत। पूरी दुनिया में इस समय भारतीय डायस्पोरा की संख्या 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ तो भारत से गए हुए बाहर भारतीय हैं। 2.5 करोड़ लोग अगर एक बार भी आ जाए तो टूरिज्म का कितना बड़ा फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। और 2.5 करोड़ लोग एक ही बार आएंगे, 2.5 करोड़। अब सवाल है, पहले क्या होता था? भारत को दिखाने वाला काम दूतावास करता था। अब अगर 40 से 45 लाख भारतीय अमेरिका में है तो क्या वो भारतीय नहीं बता देगा, जाके एक बार ताजमहल देखो? अगर भारतीय, अभी तो ये हो रहा है अमेरिका वगैरह में, भारतीय दीपावली मना रहे तो वो भी दिए जला रहे हैं, और भी इंडियन स्टाइल की शादी पूरी दुनिया में बड़ी फेमस हो रही है। आप जरा सोच के देख लो, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कितने होशियार थे। हमारे यहाँ शादी नहीं होता है, 1 महीने का फुल इंटरटेनमेंट विथ हैप्पीनेस। अरे मेरे बच्चों, आज की दुनिया में आप देखो, ये अंग्रेजी भी हमारा बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। अंग्रेज जब हमारे यहाँ थे तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। इन्हें सच मानिए, भारत के पास वो सॉफ्ट पावर है, हम दुनिया को जीने का तरीका सिखा सकते हैं मेरे बच्चों। बेचारे ही तो है, बाबा रामदेव गए कीनिया, उनका सांस लो सांस छोड़ो, उसके बाद पतंजलि का च्यवनप्राश खाओ। बाकू कॉप 29 का सम्मेलन, उसमें सदगुरु गए हुए हैं। ये हमारा वैचारिक प्रभाव है मेरे बच्चों। कल ही मैंने बताया था, आज भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। और सच मानो, ची गुवारा एक फिलोसफर था लैटिन अमेरिका का, जिसने कहा साम्राज्यवाद आर्थिक दोहन करता है, संसाधन लूट लेता है, ये तो सिक्के के एक पहलू है। साम्राज्यवाद सबसे बड़ा नुकसान वैचारिक कर देता है। और अंग्रेजों ने ऐसे पूरी, अब यकीन मानिए, पूरी दुनिया में अंग्रेजों ने भारत की ऐसी तस्वीर बना दी, भारतीय का मतलब अवघड़, सन्यासी, सपेरा। आज भी कई बार ये मुहिम चलती है। कनाडा में जानबूझकर कुछ लोगों ने ये बात कह रखी है, भारतीय का मतलब है कि रेलवे लाइन पे सुबह सुबह बैठ जाना। अभी कनाडा में ऐसा हुआ, कुछ जगहों पर एक पता नहीं कैसे फेक न्यूज चलाई गई, एक इंडियन था वो जो खुले जगह में शौच कर रहा था कनाडा में जाके। हमने कहा अरे भाई, ये सब हमने भारत से बंद कर दिया है। अच्छा, उसमें कुछ भारतीय भी है जो हमारी इसे नेगेटिव पिक्चर। वीएस नौपाल को नोबेल प्राइज मिला। कई बार आप देखते हैं जो भारत से बाहर जाके लोग बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, जब आप किसी मूवी को देखते हैं कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, किसी को पुरस्कार मिला हुआ है, उसके पीछे कहानी बड़ी अजीब सी होती है।
अब ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला था बाल श्रम हटाने के चक्कर में, लेकिन पता नहीं कितना उन्होंने बाल श्रम हटाया ये तो मैं नहीं पता है। दिल्ली में तो मैंने एक काम नहीं देखा बाल श्रम का, लेकिन उन्होंने सारी भारत की नकारात्मक फोटो बाहर भेज भेज के भारत की इमेज धराशायी कर दी, अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, बाकायदा उनको बुलाया था कमरे में, हंसा था लिटरली, कर क्या रहे हो। दोस्तों भारत में देखिए कई कई लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए कहाँ तक आगे बढ़ जाएंगे उसको कोई सीमा नहीं है, कोई पुरस्कार के लिए। तो भारतीय मूल का व्यक्ति अगर भारत के बारे में ऐसी बात कहता है, देखिए हम भारत कमियां बताते हैं भारत में रह के, कोई बाहर कोई मिलेगा तो मैं अपनी कमी बताऊंगा क्या? और कमी किस देश में नहीं है? पॉकेट मार यूरोप में नहीं है? कमाल की बात है, यूरोप में तो ऐसी जबरदस्त पॉकेट मारी होती है जो भारतीय अब सीख रहे हैं, चोर वहां नहीं है। कमाल की बात है भाई, दिखाने के तरीके हैं। और सच मानिए हमारे पास वो पूंजी है जो दुनिया ने भाई देखा नहीं है, और यही तो बात है। उसके लिए पूरी दुनिया में योग पॉपुलर कर दीजिए, बुद्धिस्ट सम्मेलन, आधी दुनिया हमारा चेला है, हमने पहले बता रखा था। ये हमारा सॉफ्ट पावर है, जापान, दक्षिण कोरिया, हर जगह तो बुद्धिस्ट सम्मेलन है, इतना बड़ा लोकतंत्र, और धमाकेदार हमारी फिल्में। वही हमारी फिल्म पूरी दुनिया में देखी जाएगी, तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारी फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को पैसा मिलेगा, हमारी इंडस्ट्री मजबूत होगी, देश को टूरिज्म मिलेगा। इस वजह से भारत के पास वो सॉफ्ट पावर है जिसकी चाइना आज भी तलाश कर रहा है। बशर्ते हुआ क्या कि अंग्रेजों का शासन ऐसा आ गया, उन्होंने हमारी इमेज खराब कर दी, और पहले की सरकारों ने शायद इस बात पे बहुत ध्यान दिया नहीं, अपनी सॉफ्ट इमेज को बेच नहीं पाए वो। देखिए हमारे यहाँ भी पहले जो पहली श्रेणी के लोग पढ़े लिखे आए वो यूरोपीय विश्वविद्यालयों के दिन थे, वो भारत को जानते ही नहीं थे। अन्यथा अब आप देखोगे, अब जब भारत को जाना जा रहा है, क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया में इतनी डिमांड है, जब भारत का कोई शास्त्रीय संगीत सुनता है तो ओ माय गॉड, ऐसा भी संगीत होता है क्या? इससे ज्यादा साइंटिफिक कोई होता नहीं। पश्चिम में क्या है? पॉप, ये सुबह देखो, शाम देखो, दोपहर देखो। और मेरे बच्चों शादी में चले जाओ, आपका दिल की धड़कन डीजे धम 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 बज रहा है। जब बिस्मिल्लाह खान की सहनाई बजती थी ऐसा लगता था गंगा का सीधा प्रवाह चल रहा है। अमेरिकी विश्वविद्यालय ने कहा था, बिस्मिल्लाह खान साहब आप हमारे यहाँ आइए, सहनाई सिखाइए, उनका गंगा बहाइए। उनका ये कैसी शर्त है? तो उनका मैं नहीं आने वाला हूँ। और मेरे बच्चों हमारा शास्त्रीय संगीत इतना साइंटिफिक है, मतलब हमारे यहाँ तो साइंस, कमाल की बात है, एक एक चीज। एंशियंट हिस्ट्री में सर आपको मैं तो सर से पूछता हूँ, सब ऐसे मैं बता देता हूँ आपको। आर्ट एंड कल्चर में यही बात तो पढ़ते हैं। ओह माय गॉड, जब क्लासिकल म्यूजिक का बेस आप जानते हैं, जो सुबह का राग होगा वो शाम का राग नहीं होगा। सुबह आपका मूड अलग होता है, शाम आपका मूड। इसे साइंटिफिक चीज क्या है? दूसरी बात, क्या त्योहार, खान पान, इससे ज्यादा साइंटिफिक खान पान कुछ हो ही नहीं सकता। राजस्थान खान पान अलग होगा, दक्षिण भारत अलग होगा। अमेरिका में एक किस्म का भाई मैकडोनाल्ड में, अब ये ग्लोबलाइज है, ये ज्यादा वैज्ञानिक है, प्लास्टिक चला दिया। हम हर मामले में, पर्यावरण के संरक्षण के मामले में, गीत में, संगीत में, योग में पश्चिम से बहुत एडवांस थे, लेकिन पश्चिम ने आके इस बात को दबा दिया। और जब आज की मीडिया की दुनिया है, आज विज्ञान की दुनिया है, जैसे से हमारा प्रभाव बढ़ रहा है और ये बातें आगे चल रही हैं, पूरी दुनिया में योग की धूम मची हुई है। और आपको पता है अंग्रेज हमारा शादी ब्याह को लेकर मजाक क्यों उड़ाया करते थे? वो क्या करते थे, यार देखो इंडियन को, इतनी गरीबी में रहते हैं लेकिन जब शादी हो जाती है शहंशाह के रूप में काम करते हैं। प्रेमचंद ने उसी समय इसका जवाब दिया था। प्रेमचंद ने कहा था, भाई तुम्हारे जीवन में सुख के पता नहीं कितने मौके आते होंगे, हमारे जीवन में सुख का यही मात्र मौका आता है, और तुम चाहते हो उसको भी छोड़ दें। आज पूरी दुनिया हैरान है, जानते हैं क्यों? आज पूरी दुनिया मानसिक पागलपन के शिकार के दौर में है। एक नया फेज दुनिया में आ रहा है। आर्थिक गरीबी तो एक अलग चीज है, मानसिक पागलपन हो रहा है। शहर में रहने वाले आधे लोग पागल है, अमेरिका में, यहां नहीं। अब उनको शांति चाहिए, उनको खुशी चाहिए। आज लोग खुशी के लिए ढूंढ रहे हैं,
और गांव में चले जाओ, हर तीसरे दिन नाग नागिन बन रहा है, दन 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 दन। लोग कहते हैं नौकरी मिलेगी तब मैं हंसूंगा। अरे गांव जाके देख लो, नौकरी मिलती रहेगी, हंसने वाला काम। जीवन नौकरी के लिए बना है क्या? मेरे बच्चों, अगर आप खुश रहेंगे तो बाकी सब चीज अपने आप हो जाएगी। जब मन ही छोटा हो गया, और कई बार जब जवानी में बच्चों को बहुत डिप्रेस देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है बच्चों मेरा। जवानी का बच्चा, जवानी में बच्चे मुस्कुराए नहीं, इसका मतलब नदी ने बहना छोड़ दिया है मेरे बच्चों। नदी नहीं बहेगी तो कैसा होगा? इसलिए योग करने वाला व्यक्ति कभी दुखी रह ही नहीं सकता। आज अब उसी बात को दुनिया पढ़ा रही है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से कोर्स है उसका, और दुनिया में पॉपुलर है। भारतीय गीत संगीत शादी, प्रधानमंत्री ने कहा भारत में शादी करो, प्रधानमंत्री ने कह दिया ठीक बात है। मैं तो कहता हूँ विदेशों में शादी करो, इसी बहाने लोग देखेंगे तो। विराट कोहली की शादी आधे इटालियन देखने आए थे, हमें भले नहीं बुलाया गया। और इटली वालों ने कहा ओ माय गॉड ऐसी शादी होती है, ये मेहंदी, फिर एक कलर आएगा, फिर उसके बाद हल्दी होगी, उसके बाद कलर आएगा, और सारे कलर ही कलर अलग हो जाएंगे। और मैं इसी शादी में पहली बार, मेरा एक गांव में एक शादी में गया, तो मैं देखा यार सारे लोग पीले कपड़े पहने हुए, तो मुझे लगा यार योगी का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया है क्या? मैंने किसी से पूछा भाई ये बताओ ये राज क्या है यार, सारे लोग एक ही कपड़े पहने हुए। उनका ये नया फैशन आया है। मैंने कहा अच्छा अच्छा ये नया फैशन आया है। शादी के मजे ही मेरे बच्चों। अल्टीमेट पर्पस लाइफ का क्या है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? भारत में रह के, शादी करके। वो मैं लिख लो, क्या लिखा आपने? क्या? हाँ, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। भारतीय, भारतीय अगला पॉइंट, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र का बढ़ता प्रभाव। भारतीय लोकतंत्र का बढ़ता प्रभाव। अगला, भारतीय फिल्में, भारतीय फिल्में। अगले पैराग्राफ से, भारतीय अगले पैराग्राफ से, भारत के इसी सॉफ्ट पावर के विस्तार के लिए, भारत के इसी सॉफ्ट पावर के विस्तार के लिए भारत में इसी सॉफ्ट पावर के विस्तार के लिए नालंदा डिवीजन, भारत में इसी सॉफ्ट पावर के विस्तार के लिए नालंदा डिवीजन की स्थापना की गई है। नालंदा डिवीजन की स्थापना की गई है। निष्कर्ष आप लिख लीजिए। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली नई दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 की बैठक में, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 की बैठक में भारत के द्वारा, G20 की बैठक जो 2023 में थी, G20 की बैठक में भारत के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया गया।
भारत के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया गया। इसलिए महाशक्ति बनने के बाद भी भारत की शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति महाशक्ति बनने के बाद भी भारत की शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति स्थायी रूप में कायम है। भारत के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति स्थायी रूप में कायम है। स्थायी रूप में कायम है, ये हमने आपको बता दिया। भारतीय विदेश नीति का विकास, इस तरीके से भारतीय विदेश नीति का विकास हुआ। 90 के बाद चेंजेस आए, और 90 के बाद चेंजेस भी आए लेकिन स्टेबिलिटी भी बनी हुई है, यानी फॉरेन पॉलिसी में चेंज भी है, कॉन्टिन्यूटी भी है। कॉन्टिन्यूटी क्या है? पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, वसुधैव कुटुंबकम, ये बात अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है। बाकी चीज़ें बदल गई हैं क्योंकि जो भारत का उद्भव था एक उपनिवेशवादी राज्य के रूप में था, जबकि आज भारत किस रूप में है? एक महाशक्ति रूप में। ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, और स्वाभाविक रूप में, क्योंकि विदेश नीति में परिवर्तन क्यों होता है? घरेलू परिस्थितियां भी बदली, क्षेत्रीय वातावरण भी बदला, और वैश्विक वातावरण भी बदला। ये एक बेसिक सी बात है। यहाँ कोई सवाल पूछना हो तो आप बताइए, नहीं तो फिर अब हम शुरू करेंगे भारत और पड़ोसी। हेडिंग चेंज कर लीजिए। भारत और पड़ोसी। भारत और पड़ोसी, तो हम पड़ोस को देखेंगे, क्षेत्र को देखेंगे, महाशक्तियों को देखेंगे। अब पड़ोस का बड़ा महत्व है, लेकिन दोनों पहले पहले क्या था? आरंभिक रूप में देखेंगे 4-5 साल पहले तो हमेशा पड़ोसी से ही सवाल एग्जामिनर बार बार पूछता था। अभी इधर महाशक्ति से बार बार पूछ रहा है, तो दोनों टेंडेंसी हो सकती है, लेकिन हम पड़ोसी को छोड़ नहीं सकते। पड़ोसी महाशक्ति बड़े महत्व के विषय है, और पहले शुरुआत करेंगे पड़ोसी से। अब ये हमारा अपना ऑप्शन है कि हम पड़ोसी में सबसे बड़े शक्तिशाली पड़ोसी शुरू करें या सबसे छोटे से। तो कहाँ शुरू होना चाहिए? अब जरा आप ये देखिए, पड़ोस में कहाँ शुरू करें? छोटे से या बड़े से? अब देखिए, अगर हम, अब आप याद रखिएगा, मान लीजिए कि इंडिया, नेपाल, इंडिया, भूटान, पढ़ने में एक बड़ी सिंपल सी बात है। जब आप हिंद महासागर में आएंगे तो मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया, इनके लिए जियो पॉलिटिक्स लगभग एक जैसी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भू राजनीति का बड़ा महत्व है, और जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पड़ोसी में भू राजनीति। अच्छा, भू राजनीति का मतलब आपको पता है? जियो पॉलिटिक्स, तो जियो पॉलिटिक्स का सीधा सा मतलब है, ऐसे आप देख लीजिए, भौगोलिक परिस्थिति विदेश नीति को प्रभावित करती है। पड़ोस में जियो पॉलिटिक्स हमेशा आएगी। वैसे पड़ोस के अलावा महाशक्तियां भी जियो पॉलिटिक्स को प्रभावित कर देती हैं, क्योंकि
रवांडा का नेवल शिप हमारे हिंद महासागर में आ जाएगा, इसकी कल्पना हम कर नहीं सकते। जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है भूभाग विदेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब सवाल है कि मान लो कोई मॉरिशस है, अब मॉरिशस से दूर बैठा हुआ है, मॉरिशस की अवस्थिति हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हिंद महासागर में है। अब मलक्का संधि जियो पॉलिटिक्स है, इधर हॉर्मुज संधि जियो पॉलिटिक्स है। यानी अगर हमने मलक्का संधि को ब्लॉक कर दिया तो पूरे हिंद महासागर में आवागमन को रोक देंगे। इसलिए आप श्रीलंका पे जाओगे, मालदीव पे जाओगे, साउथ ईस्ट एशिया पे जाओगे, भू राजनीति एक जैसी मिलेगी आपको। और जब नेपाल भूटान पर जाओगे तो जियो पॉलिटिक्स हिमालयन बाउंड्री एक जैसी मिलेगी। और एक चीज तो हर जगह है। अब देखिए यही बात हम देखिए, भू राजनीति का मतलब है भूभाग आपके स्वभाव को प्रभावित करता है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं उनके कद काठी भी भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। तो कई बार हम देख के बता देते हैं कि व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट के हैं या राजस्थान के हैं। अगर भूभाग का हमारे कद काठी पर प्रभाव होता है तो राष्ट्र है क्या, हमसे मिलकर मिलने वाली धारणा। राष्ट्र जो है अगर भारत के लोगों से मिलता है तो लोगों के व्यवहार पर ज्योग्राफी का प्रभाव है, तो विदेश इन पर अपने आप होगा। इस वजह से जियो पॉलिटिक्स और सिंप्लीफाई कर ले। अगर जियो पॉलिटिक्स की बात आप देखिए, इस क्लास में जियो पॉलिटिकली रूप में सबसे बढ़िया सिटिंग किस बच्चे की है? सभी क्लास में बैठे हुए हैं, बैठने में किस व्यक्ति ने जियो पॉलिटिकल लोकेशन का ध्यान रखा हुआ है? भू राजनीति। क्यों? अच्छा बात ऐसे देखिए, जियो पॉलिटिकली पोजिशंस इस क्लास में सबसे खराब तौर पर किस बच्चे की है? इसका सीधा मतलब है सबसे होशियार बच्चा देखो ये बैठा हुआ है, कुछ भी हुआ दरवाजा खोल के भड़ से भागेगा ये। और सबसे खराब पोजीशन वो खोपचे में बैठे हुए बच्चे की है, कुछ भी हो जाएगा उसको निकलते निकलते फजीयत हो जाएगी। इसलिए ये बताओ, जो इस रो में बैठते हैं, इस रो में बैठते हैं, सबसे किनारे वाली रो में जो लोग बैठते हैं उनका कोई रणनीति होती है या ऐसे जो जगह मिले वही बैठ जाते हैं? क्या करें? ये बताएंगे क्यों बैठते हैं? ओ अच्छा, मतलब अच्छा, अच्छा इस किनारे में बैठने से इस किनारे में बैठने में कोई फर्क है क्या? क्या फर्क है मेरे बच्चों, मैं समझ नहीं पाया यार क्या फर्क है। अच्छा अच्छा, दूसरी बात, इसका सीधा मतलब होता है जो इस रूम बैठे हैं, जो इस रूम बैठे हैं सीधे हिंद महासागर में है। कोई भी बैग लेके तुरंत भाग खड़े हुए। और जो खोपचे में बैठे हुए उधर, ये है अफगानिस्तान, वो है सेंट्रल एशिया, और सबसे पीछे भूटान। इसलिए होशियार आदमी बैठने में, मेरे बच्चे देखो आईआर हमेशा पढ़ के रखो। हम लोग कहीं बारात में जाते हैं, ये कहा जाता है बढ़ती बारात के सबसे पीछे रहो। अब बच्चे इस बात नहीं समझते, जो आईआर नहीं पढ़ा हुआ है, बारात चले ढम ढमा लागे पड़े हुए हैं। आप लोग तो ऐसी लड़ाई जो हुई तो पिटा कौन? हर जगह जियो पॉलिटिक्स को यूज करके देखना, कभी भी भागती हुई सेना के सबसे आगे रहो और बढ़ती हुई सेना के सबसे पीछे। ये सब जीवन में सीखने वाली बात है। कोई भी, अब देखो रैली चल रही थी स्टूडेंट की, अब जो लाठी किसको मिली? तो नेतागिरी के चक्कर में जिंदाबाद मुर्दाबाद। जो सबसे आईआर पढ़ा हुआ सबसे होशियार बच्चा है, अंतिम लाइन में आराम से धीरे धीरे देख रहा है क्या हो रहा है आगे, जैसे लाठी पड़ी उधर से पीछे से। आंदोलन में था भी, कुछ हुआ भी नहीं। ये बुद्धिमत्ता है। क्योंकि अगर जिसको इस ठंडी में लाठी लग गई, पूर्वा हवा में ऐसा मीठा मीठा दर्द देगा, पीठी तो छोड़िए बाकी टी हो गया, कुछ पता ही नहीं है, वो गड़बड़ा जाएगा मामला। पुलिस की लाठी, पुलिस बहुत खराब जगह मारती है।
अब ये जियो पॉलिटिक्स न पढ़ने का प्रभाव है। इसलिए बात सिंपल सी है। जब देखो आईआर इस मामले में बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स एक और है, दूसरी बात यानी किस जगह आप बैठे हैं वैसे ही राष्ट्र किस जगह स्थित है, इसी बात से तो प्रभावित होगा। और जरा सोच के देखिए, अगर इसी जियो पॉलिटिक्स को हम कर देते, हमारे बगल में मंगोलिया होता, मंगोलिया के पीछे चीन होता, हमारे जस्ट ऊपर मंगोलिया होता, चाइना बिल्कुल हमारे सर पे बैठ के हमारे जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बिल्कुल कंस्ट्रेन कर दे रहा है, वो हमें बिल्कुल दबा रहा है। अब ये यही तो कंपल्सन है। तो हमारे पास जियो पॉलिटिक्स में अच्छे पॉइंट भी है और अच्छे पॉइंट ये है, ध्यान से देखिए, तीन तरफ से हिंद महासागर है। इससे अच्छी जियो पॉलिटिकल पोजिशन शायद ही किसी देश की होगी अमेरिका के अलावा। तीन तरफ से, या तो भाई ये जो आइलैंड है उनकी बात तो ठीक है कि चारों तरफ समुद्र घिरे हुए हैं, इतना बड़ा देश होना। अब रसिया, रसिया को आप देख लो, पता चला समुद्र तो है, एक समुद्र ठंडी में जम जाता है तो बेकार हो जाता है। हिंद महासागर 12 महीने खुला रहता है। अब हिंद महासागर में भारत की कंडीशन देखोगे तो ऐसा लगता है कोई समुद्र में वी शेप का शिप खड़ा हुआ है। और समुद्र कितने बड़े फायदे हैं आप याद रखो, समुद्र का फायदा दुश्मन तो इतनी आसानी से आ नहीं सकता। व्यापार धनाधन मिल जाएगा, जिसके पास समुद्र है उसी के पास व्यापार है। जब समुद्र नहीं रहेगा तो व्यापार क्या रहेगा, और जब समुद्र रहेगा तो नेवी अपने आप बढ़ जाएगी। याद रखना, जियो पॉलिटिक्स ये है, आज की दुनिया में भूभाग का विस्तार करना बहुत कठिन है। भूभाग का विस्तार करोगे तो इसलिए वॉर करना पड़ सकता है, लेकिन समुद्र का उतना विस्तार कर लो जितनी आपके पास क्षमता है। बस समुद्र में तो 200 नॉटिकल माइल के बाद समुद्र उसका है जिसके पास शक्ति है, समुद्र उसका है जिसके पास नेवल पावर है। इतिहास ये बताता है जब जब किसी महाशक्ति का उभार हुआ है सबसे ज्यादा उसे नेवल पावर को बढ़ा रखा है। स्ट्रेटेजिकली सामरिक दृष्टि से भी नेवल पावर कितना ज्यादा महत्व होता है। जब भी आप ये देश में कहीं पे एयरपोर्ट बनाएंगे, सेना आप कहीं रखेंगे, तो उसका लोकेशन बड़ी आसानी से सैटेलाइट से लिया जा सकता है, कहाँ कहाँ आपकी सेना है, कहाँ आपकी एयरफोर्स स्टेशन है। पाकिस्तान की भी नज़र हमारे सारे एयरफोर्स स्टेशन पर रहती है, खास तौर पर जो सीमा के पास है। इसलिए आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक हमने बरेली एयरपोर्ट से किया था, बरेली ग्वालियर से जहाज उड़ाया। श्रीनगर में कुछ भी होगा तो पाकिस्तान तुरंत अलर्ट हो जाएगा। श्रीनगर, जालंधर, अंबाला और जोधपुर, यहां से कोई ऑपरेशन, पाकिस्तान के ऑपरेशन के लिए यही में बेसिक हमारे एयरपोर्ट है, वहां से हमने कोई हलचल की ही नहीं, पाकिस्तान को चौंका दिया। तो सीधी सी बात है, अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात देखें, अगर भारत के जियो पॉलिटिक्स की बात देखा जाए, तो अगर हम नेवल पावर बढ़ाते जाएंगे तो नेवल पावर आज नेवी मालदीव के पास है, कल मॉरिशस के पास है। और आपने देखा होगा अभी जब ईरान और इसराइल के खिलाफ तनातनी बढ़ी, अमेरिका ने तुरंत जाके नेवल शिप खड़ा कर दिया इसराइल के पास। आर्मी कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं हम, आर्मी आप कैसे ले जाएंगे। और जियो पॉलिटिक्स का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप देखोगे रसिया कोशिश क्या कर रहा है, यूक्रेन को ब्लैक सागर तक पहुंचने के रास्ते को काट दिया जाए। अगर यूक्रेन को लैंड लॉक बना दिया जाए तो जियो पॉलिटिक्स क्या है, लैंड लॉक। लैंड लॉक जियो पॉलिटिक्स क्या है, बफर स्टेट। अब आप देखो, आप में कौन ऐसा दुबला पतला बच्चा है जो दो हट्टे कट्टे लोगों के बीच में बैठा है। ऐसी गलती कभी मत करना, ये गलती नहीं है। इसका मतलब है अगर दो हट्टे कट्टे लोगों के बीच में एक दुबला पतला बच्चा है, उसकी कंडीशन क्या है, बफर स्टेट। वो बफर स्टेट है। और एक खास बात है, बफर स्टेट की चिंता बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, कैसे भूभाग वेरिएशन को प्रभावित करता है। आपको पता है नेपाल कभी नहीं चाहेगा भारत चीन के बीच संबंध अच्छा हो। आप पूछेंगे क्यों, पूछो क्यों, बताओ क्यों। अब बताओ, पूछ रहे हो, अरे बताओ क्यों। नेपाल क्यों नहीं चाहेगा कि भारत चीन के बीच संबंध बहुत अच्छे रहे, क्यों। याद रखना, अगर भारत चीन के बीच संबंध बहुत अच्छे हो गए, दोनों मिलकर नेपाल को आधा आधा बांट लेंगे, का लफड़ा ही खत्म।
इसलिए इसलिए देखो जरा, देख लो कुछ नहीं। मेरे बच्चे, क्या देख रही हो? अब बच्चे वही मानते नहीं, देखो अब यही तो बात है। अब इतने बच्चे बड़े हो गए, मुझे कहना भी खराब लगता है कि इतने बड़े बड़े बच्चे हैं ना, अगर मैं कुछ कहता तो मुझे खुद खराब लगता है, मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन अब 2 ही घंटा तो मेरे साथ रहना यार, फिर भी इधर उधर देखते रहे हो, नीचे जो बहुत कंसंट्रेशन से दिख रहा है, अब समझ लो कुछ गड़बड़ है। यही कंसंट्रेशन अगर पढ़ाई में लग जाए जो मोबाइल में लगता है, मेरे दोस्तों, सीधे अमेरिका बनोगे, चाइना बनोगे। और अगर नीचे कंसंट्रेशन हुआ तो रास्ता फिर कहां जाता? रवांडा, बुरुंडी। और मैं ही नहीं चाहता मेरे बच्चे रवांडा, बुरुंडी, हैती की हालत में आए। तो थोड़ा सा ध्यान रखो यार, मैं भी। अच्छा, क्या करें, टीचर की प्रॉब्लम भी है कि तो जियो पॉलिटिक्स, इसका मतलब है अब दो महाशक्तियों के बीच एक छोटा सा स्थित राज्य होगा, क्या होगा? जियो पॉलिटिक्स। और लैंड लॉक स्टेट का मतलब होता है जो ऐसा राज्य जिसके आसपास कोई समुद्र न मिलता हो, जिसकी सारी सीमा किससे घिरी हो? स्थल से। इसका सीधा सा मतलब लैंड लॉक, जैसे नेपाल। अब लैंड लॉक राज्य कितनी समस्या है, कभी तमिलनाडु में जाइए, समुद्र का फायदा ये होता है, कुछ भी आ जाए बस कटिया लेकर समुद्र के किनारे बैठ जाइए, 2 मछली मिल जाएगी। और बस चावल आपके पास होना चाहिए। जितने मछुआरे जाते हैं चावल रखते हैं और मछली। तमिलनाडु वगैरह में क्या होता है, जब आपस में लड़ाइयाँ होती हैं एक गांव में दूसरे गांव की, तो जो मारता पीटता है वो जहाज लेके भाग जाएगा। मार पिटाई हुई, अब वो सिप लेके भाग गया और पूरे समुद्र में मछुआरे मछली पकड़ रहा है। और जब 10-15 दिन बाद आएगा, जब मामला शांत हो जाएगा, तो फिर लौट के आ जाएगा। ये है समुद्र। इसलिए, और संयोग की बात है, ये समुद्र है या प्राकृतिक प्रहरी है? ये समुद्र है या संसाधन का स्रोत है? ये समुद्र है या भारत को महाशक्ति बनाने का रास्ता है? आप याद रखो मेरे बच्चों, मल्टीपल यूज है समुद्र का। और 3 तरफ से समुद्र, एक तरफ से हिमालय। एक ही भूभाग तो ऐसा था जो भारत का लैंड लॉक रूप में सेफ नहीं था। 3 तरफ तो भारत को प्राकृतिक सीमा मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है। सीमा अगर मानव के द्वारा खींची जाती है तो कई बार सीमा इधर उधर भटकने के चांसेस के होते हैं। आप याद रखना, जिन जिन देशों के बीच हमारी यहाँ नेचुरल बाउंड्री नहीं है, भारत श्रीलंका के बीच चांस है ही नहीं कॉन्फ्लिक्ट के, समुद्र की बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री है। भारत बांग्लादेश के बीच में प्राकृतिक सीमा नहीं है, इससे वहाँ लफड़ा होता है, सीमा डिवीजन करने में वहाँ प्रॉब्लम होती है। भारत चाइना के बीच में प्राकृतिक सीमा है, उसके बावजूद चीन लफड़ा करता है, कई बार ऐसा भी संभव है। इसलिए एक तरफ हिमालय हमें रोकता है और दूसरी तरफ समुंदर, ये जियो पॉलिटिक्स है। तो समुंदर, हिमालय, ये दोनों हमारी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करते हैं, क्योंकि राष्ट्र की विदेश नीति अगर घरेलू परिस्थितियों का परिणाम है, तो घरेलू परिस्थितियों का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? ज्योग्राफी, भूभाग। भूभाग, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये सारे फैक्टर हैं। इसका सीधा मतलब है विदेश नीति को प्रभावित ज्यादा कौन करती है, इतिहास या भूगोल? लेकिन कई बार हम भूगोल को भी लांगे जाते हैं, जब भूगोल को लाग गए तो पॉलिटिक्स बन गई। और कैसे पॉलिटिक्स बनती है, तो कहां शुरुआत करें? सबसे छोटे से नेपाल देख लें, श्रीलंका, चीन को लास्ट में देख लेंगे, कि चीन का नाम तो हर जगह आएगा। मतलब किसी भी देश की बात आप करिए, चीन का प्रेजेंस कहाँ है? हर जगह। और फिर आप ऐसे देखेंगे भारत नेपाल के बीच में, अब बताइए, भारत नेपाल की जियो पॉलिटिक्स है 10 साल बाद बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। भारत नेपाल के बीच में जियो पॉलिटिक्स 10 साल बाद बदलेगी थोड़े। इसलिए फॉरेन पॉलिसी में रोज रोज बदलने वाली चीजें नहीं होती, स्टैटिक होती है। अब किसी बच्चे ने पूछा आईआर के लिए कौन सी बुक, अरे मेरी किताब से अच्छी कोई किताब है ही नहीं है फॉरेन पॉलिसी। और मैंने कहा भी, जैसे जो लोग बीए पार्ट 1 में है, पार्ट 2 बिगिनर्स हैं, उनको पढ़नी चाहिए। अब जिनको अभी पीटी देना है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
तो पहला हेडिंग क्या शुरू करें? भारत, पहला हेडिंग लिखिए, भारत और नेपाल। भारत नेपाल के साथ एक फैक्ट आपसे और पूछ लें, याद रखना मेरे बच्चों, कुछ संबंध पैदाइशी मिलते हैं और कुछ संबंध बनाने पड़ते हैं। कौन सा ज्यादा मजबूत होता है? क्या? दूसरा सवाल ये है भाई, कुछ संबंध हमें बनाने पड़ते हैं, कुछ संबंध हमें बाई बर्थ मिलते हैं। इसलिए आप देखोगे हमारे यहाँ जो ब्लड रिलेशन होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं। भाई का संबंध, बहन का संबंध, ये ब्लड रिलेशन में वो बायोलॉजिकल अट्रैक्शन होता है। बाकी दोस्ती बनने वाली बात होती है। पहली बात, इस क्लास में किस बच्चे का ननिहाल नेपाल में है? क्योंकि अभी तक जितनी भी क्लासेस मैंने ली है, ये भी सवाल मैं पूछता हूं, एक दो बच्चों के हाथ उठ ही जाते हैं। किस बच्चे का संबंध इस क्लास में नेपाल से है? कैसे? बुआ का घर है कहाँ नेपाल में? सोनौली बॉर्डर के पास। अच्छा ठीक है, और किसने हाथ उठाया था? क्या है आपका नेपाल में? मम्मी की, मम्मी की बुआ का घर है कहाँ पे? याद रखना, काठमांडू नहीं हो सकता, कारण मैं बताऊंगा। यहाँ इस जिस भी बच्चे का ननिहाल, अब धीरे धीरे देखिए भारत मॉडर्न हो रहा है, जिस भी बच्चे का ननिहाल होगा, एक बात तो तय है, वो काठमांडू नहीं होगा। ये बिना मैं आपसे पूछे बता सकता हूं जियो पॉलिटिक्स बेस पे, वो होगा जनकपुर, वो होगा तराई क्षेत्र में, जयनगर, जनकपुर, ये तराई वाला क्षेत्र है जहां मधेसी रहते हैं। कहाँ है? अच्छा, इसका मतलब है, एक बात आप याद रखना मेरे बच्चों, भारत और नेपाल का संबंध बनाया गया है या मिला हुआ है? दूसरी बात, हमेशा आप याद रखना, देश और विदेश के बीच एक फर्क है। आज की डेट में मैं कई लोगों को सुनता हूँ, वो दिल्ली आए हैं, मैंने कहा क्यों दिल्ली आए हो भाई? उनका वीज़ा चाहिए। मैंने कहाँ जाना है? उनका यूरोप जाना है। तो पता चला आएंगे जर्मनी के दूतावास में बैठ के इंटरव्यू देंगे, वो आपसे ये पूछेंगे आप क्यों जाएंगे, वीज़ा की फीस लेंगे, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, वीज़ा की फीस लेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे आपको परमिशन देंगे या नहीं देंगे। उसके बाद आपको सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और वीज़ा देने में जो भी 10-15 दिन ले, उसके बाद उनका प्रोसेस चलेंगे। ज़्यादातर लोगों को कई बार ऐसा होता है कि वीज़ा वो कैंसिल भी कर देते हैं, अगर उनको डाउट है कि ये जाके वहाँ रुक जाएगा, वापस नहीं आएगा। अगर उनको पता है कि यहाँ फोक्कड़ के रूप में घूम रहा है और जर्मनी जाना चाहता है, तो आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे। लेकिन नेपाल जाने के लिए तो तीसरी बात, जब विदेश आप जाते हैं, लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम आती है। यूके के अलावा कहीं भी आप जाइए, ग्रीस में जाइए, तो वहां पे ऐसे बात पूछना पड़ता है और मुस्कुरा के, भाई मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ, न उन्हें इंग्लिश आती है नहीं हिंदी आती है। और यूरोप में तो बड़ी लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, जर्मन को इंग्लिश नहीं आती, फ्रेंच को इंग्लिश नहीं आती, ग्रीक को इंग्लिश नहीं आती। इसमें लैंग्वेज की बहुत बड़ी समस्या होती है, और आपको जाके तुरंत वहां मनी ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी विदेश जाना इतना डिफिकल्ट इस मामले में है कि आपके पास मनी एक्सचेंज होना चाहिए पहला, लैंग्वेज आनी चाहिए दूसरा, वीज़ा होना चाहिए तीसरा। नेपाल में इन किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नेपाल विदेश है या देश है? एवरेस्ट कहाँ है? आपको पता नहीं क्या पढ़ाया गया, हम लोगों को हमेशा पढ़ाया गया कि एवरेस्ट सबसे दुनिया की ऊंची चोटी भारत में है। इसका दो मतलब होता है, या तो नेपाल को हम अपना मानते हैं पहला, या नेपाल पर हमारी बुरी नजर है दूसरा। क्या मानते हैं?
और मेरे बच्चों, भारत और नेपाल का संबंध उतना पुराना है। अब महाराजा की शादी से देखो, नेपाल के महाराजाओं के वैवाहिक संबंध भारतीय राज परिवार से थे। मनीषा कोइराला को बताने की आवश्यकता नहीं है। मनीषा कोइराला को जानते हैं कि नहीं? आप जानते हैं। और इतने ही नहीं, जो लोग नहीं जानते उनको जानने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ वैवाहिक संबंध यानी इन सारी बातों का एक ही लाइन, एक जवाब दिया जा सकता है। भारत और नेपाल के बीच में रोटी और, एक बात याद रखिए, बेटी का संबंध जीवन में कभी खत्म नहीं होता। बाकी संबंध खत्म हो सकते हैं, नानी का रिश्ता, ये पूरे जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं पैदा हो सकता जो जिसका ननिहाल ना हो। बाकी संबंध आपके बनाने बनने वाली बात है। बाकी रिलेशन हो ना हो, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। किसी का ननिहाल ना हो ऐसा संभव नहीं है। और बेटी के साथ तो जैसे रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, और रोटी का भी रिश्ता कभी इधर उधर हो सकता है, बेटी वाला तो नहीं कर सकता। यानी नेपाल है या भारत के दिल के पास है, पास नहीं, दिल के पास। और जो मेरे दोस्तों दिल के पास होता है उसको दूर करना नामुमकिन है। इसे भारत और नेपाल संबंध है या विशेष संबंध है? संबंध है या अनोखे संबंध है? संबंध है या मिले हुए संबंध है? यही बात से शुरू करिए। क्या हेडिंग अप? भारत और नेपाल, पहला पॉइंट। पड़ोसी देशों पड़ोसी देशों पड़ोसी देशों के साथ संबंध निर्धारण में भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स, पड़ोसी देशों के साथ संबंध निर्धारण में भू राजनीति की प्रमुख भूमिका होती है। और नेपाल भारत के पड़ोस अथवा हिमालयी पड़ोस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य है। नेपाल भारत के पड़ोस अथवा हिमालयी पड़ोस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य है। हिमालयी पड़ोस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य है। दूसरा पॉइंट, 21वीं शताब्दी चीन की है। इक्कीसवीं शताब्दी चीन की है और चीन के महाशक्ति के रूप में उभार से चीन के महाशक्ति के रूप में उभार से समूची विश्व राजनीति पर प्रभाव पड़ रहा है। चीन के महाशक्ति रूप में उभार से समूची विश्व राजनीति पर प्रभाव पड़ रहा है। और नेपाल चीन और भारत के बीच स्थित एक बफर राज्य है। नेपाल चीन और भारत के बीच स्थित एक बफर राज्य है।
एक बफर राज्य है। अच्छा, खास बात है, अगर नेपाल एक बफर राज्य है, इसको देखने के दो तरीके हैं। ऐसा न किया जाए, देखिए, अब अगर हम भू राजनीति की बात करें, जियो पॉलिटिक्स का मतलब है भूभाग आपकी सुरक्षा तय करेगा, भूभाग आपकी विदेशी तय करेगा। अब यही दो नजरिया आईआर में लगातार चलता रहता है। अगर चाइना चाइना इधर है, भारत इधर है और नेपाल बीच में है, एक ऑप्शन आपके पास है कि उन तीनों एक हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता क्या? कमाल की बात है। अरे मेरे बच्चों, मतलब अब जरा सोच के देख लो, हमारे पड़ोस में खलीक घर है, इधर रेमिस्टीरियो घर है, और बीच में राजपाल यादव है। और मैं कह रहा हूं भाई, देखो, उदारीकरण की दुनिया है। एक एक ऑप्शन है, आप देखो यार बच्चों, जरा विचार करो, इस पे विचार तो करो। चाइना कह रहा है मैं काठमांडू तक रेल लाइन लाऊंगा, और भारत कह रहा है मैं काठमांडू तक रेल लाइन मैं पहुंचा दूंगा। इसका मतलब है आने वाले समय में हम दिल्ली से ट्रेन में बैठेंगे, दिल्ली बाया गोरखपुर, ओ माय गॉड, हिमालय के बगल से तिब्बत पहुंचेंगे, और तिब्बत के उड़ते हुए जाके बीजिंग। व्हाट एन आइडिया मेरे बच्चे। अरे ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है, भूमंडलीकरण कर लो दुनिया मुट्ठी में, कनेक्टिविटी, रेल से, हाईवे से, व्हाट्सएप से, डिजिटली कनेक्ट हो जाओ। अरे चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी, भारत उभरती अर्थव्यवस्था, ऐतिहासिक मौका है बच्चों, मिल जाओ, हाथ मिला लो, दुनिया बदल जाएगी। मिला ले या ना मिला ले? क्या? ये बताओ मेरे बच्चों, जर्मनी फ्रांस मिल गया या नहीं? जर्मनी फ्रांस मिले हैं नहीं मिले हैं? आपको पता है, दो वर्ल्ड वार साथ में लड़े हुए हैं। यूरोप के 27 देश, अरे दुनिया देख तो लो कैसी है मेरे बच्चों। यूरोप के 27 देश एक साथ आ गए हैं। और आपको पता है, और यूरोप में तो ऐसा हो गया है, जर्मनी में ट्रेन से बैठी है, दंदना के ट्रेन चली जाती है लंदन। यूरोप के 27 देशों में नो वीजा, बस जाएगी 27 देशों को नापती हुई चली जाएगी। यूरोप में जो चीज नहीं है उसका नाम है सीमा। सीमा नहीं रही बच्चों। अब ओ माय गॉड, यूरोप में आप जाओगे, यूरोप में तो चला जाओ, बस में बैठे चाय पी रहे हो, और तब तक गाइड से आपने पूछा है कौन? बस सर हॉलैंड गया। हम कहे हैं, चाय पीते पीते हॉलैंड चला गया? उनका ऐसे ही है। और आपको आप भाई भारतीय होने का मतलब है, और हमने तो वो सीमा देखी है बाघा बॉर्डर पर जाके, जब बंद होता है, जब उसमें हमने बजरंगी भाईजान में सीमा को बंद होते हुए देखा, दिल बैठ जाता, धक से मारता था। सीमा, ऐसा लगता था कोई पक्षी और परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यूरोप का यह हाल है कि जब आप फ्रांस से जर्मनी प्रवेश करेंगे, घास में छोटा सा बोर्ड होगा, इतना छोटा सा, लिखा होगा नाउ जर्मनी स्टार्ट। न कोई सेना, न कोई बंकर, न कोई चेकिंग। अरे मेरे दोस्तों, सीमा देखना हो तो जैसलमेर जाओ, बीएसएफ के लोग ऊंट पर बैठ के ढेचुक 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 चले जा रहे हैं। यूरोप में सीमा कहाँ चली गई मेरे बच्चों? कमाल। अरे मेरे पुत्र, अगर यूरोप में सीमा चली गई तो भारत में रहनी चाहिए या होनी चाहिए? अरे भाई, आप कैसी बात करते हो यार? अरे भाई, चाइना चाइना दुनिया का उभरता बाजार। एक बात याद रखो, चाइना कह रहा है भाई हम सबका इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है? चाइना कह रहा है हमें आने दो, हम रेल, एयरपोर्ट, उसके बाद सब धंधना के बना देंगे, और हम दोनों मिल जाए, हमारा सॉफ्टवेयर चीन का हार्डवेयर मिल जाए, पूरी दुनिया किसकी? हमारी। ये नहीं हो सकता। लेकिन अब दूसरा नजरिया आपको बता दें, दूसरा नजरिया बता दें। देखिए, यही दुनिया में जब भी हम संबंधों को देखते हैं, दो नजरिया है, एक उदारवादी, दूसरा यथार्थवादी।
अब उसके मत उदारवादी का मतलब व्यापार करिए, निवेश करिए, वाणिज्य करिए, अपने आप झगड़े को सोचिए ही मत, झगड़ा अपने आप हल हो जाएगा। जब भी हम खास तौर पर किसी देश के साथ संबंध की बात करते हैं, दो मोटे नजरिए होते हैं। और देखिए, न्यूज़पेपर से पढ़ते समय आप आंसर क्यों नहीं लिख पाते हैं? न्यूज़पेपर में गड़बड़ी कहाँ से आती है? और न्यूज़पेपर में कई बार जो लिख रहा है बेचारा को मार्क्सवादी है, कई बार लिख रहा है उदारवादी है, कई बार यथार्थवादी है, एक ही नजरिया लिखता है। अब एक नजरिया लिखेगा तो और वो भी चीज बस वर्तमान से उठा के लिख देगा, तो आप बात को समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए कई बार वो चीजें बड़ी आंशिक होती हैं। हकीकत की बात यही है। देखिए, निवेश यानी उदारवादी क्या मानते हैं? व्यापार करेंगे सभी के फायदे होंगे, निवेश करेंगे सभी के फायदे होंगे, विन विन कंडीशन होगी। लेकिन यथार्थवादी क्या कहेंगे ये भी आपको बता दें। भाई, उदारवादी कहेंगे यूरोप के 27 देश एक साथ आ गए, सीमा विवाद अतीत का विषय बन गया, झगड़ा है ही नहीं है, संपन्नता जबरदस्त है, केवल आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर बात हो रही है। लेकिन जो यथार्थवादी है उनका नजरिया मैं बता दूं आपको, चीन से हम व्यापार से डरते क्यों हैं, और चीन से व्यापार क्यों डरते हैं इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। आपने देखा है लेबनान में जैसा पेजर का विस्फोट हुआ है। अब देखिए, अगर यथार्थवादी अप्रोच आप अपनाएंगे सुरक्षा को लेकर, हथियारों को लेकर, अगले आदमी पर आपको हमेशा शक बना रहेगा, करे क्या करे कोई भरोसा नहीं है। यथार्थवादी किसी पर भरोसा नहीं करते। और आज भी पूरी दुनिया, यूरोप इस बात से तंग है, जितने भी दुनिया में पावर हाउस बने हुए हैं, जितने भी दुनिया में कार बन रही है, उसमें बेसिक टेक्नोलॉजी, दुनिया में दवाइयाँ बन रही हैं, उसमें बेसिक टेक्नोलॉजी चाइनीज से चल रही है। यानी चाइना बैठे बैठे एयरपोर्ट बना देगा, रेल बना देगा, बैठे बैठे ये तो चिप जाम कर देगा, ये धीरे से उड़ा देगा। क्या करोगे? आए थे मेला देख और फिर वापस गए लदफंद के। अभी दो दुनिया में नजरिया है, ये घटना बताती है। इसलिए आप देखोगे भारतीय कॉमर्स मिनिस्ट्री ने चीन के साथ व्यापार को तमाम रिस्ट्रिक्ट कर रखा हुआ है कि पता चला चीन कह रहा है सीसीटीवी कैमरा उसका सस्ता है। अब चीन के सीसीटीवी कैमरे आप लगाओगे तो सीमा क्षेत्र पर लगा दोगे। इसलिए आपने देखा होगा चीन के 5G के ऑप्शन को हम ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। चीन को इसी बात में आपत्ति है। चीन कहता भाई तुमने हमारा हर सामान रोक रखा है, व्यापार की बात करो, निवेश की बात करो। कैसे देखें पड़ोसी को, उदारवादी तरीके से या यथार्थवादी तरीके से? क्या? ओ माय गॉड, आप जैसे युवा लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा कम से कम युवा उदारवादी बनेंगे। आगे लिख लो मेरे बच्चों, अगला पॉइंट क्या लिखा आपने? वर्ग बफराज्य, अगला पॉइंट। ये हमने बता दिया कि भारत चीन के बीच विवाद है, ये लिख लिया आपने। अगला पॉइंट फिलहाल लिख लीजिए। फिलहाल भारत और चीन के बीच फिलहाल भारत और चीन के बीच लंबा सीमा विवाद बना हुआ है। भारत और चीन के बीच लंबा सीमा विवाद बना हुआ है। इसीलिए इसीलिए नेपाल का महत्व भारत के लिए स्वाभाविक रूप में बढ़ जाता है। इसलिए नेपाल का महत्व भारत के लिए स्वाभाविक रूप में बढ़ जाता है। नेपाल का महत्व भारत के लिए स्वाभाविक रूप में बढ़ जाता है। ये जियोपॉलिटिकल कंडीशन है। अगर हमारी देखिए, अगर हमारे रिश्ते साउथ ईस्ट एशिया के साथ, हमारी यही कंडीशन जरा देख लीजिए। म्यांमार, म्यांमार को लेकर हमें इतनी समस्या नहीं है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे चल रहे हैं।
जहाँ जहाँ चीन है प्रॉब्लम बस वहीं आ रही है। म्यांमार के साथ तो भाई म्यांमार, हमारे बगल म्यांमार है, म्यांमार से हमें समस्या नहीं है। हाँ, ये भी संभव है कि म्यांमार उतना बड़ी महाशक्ति नहीं है, लेकिन म्यांमार के बाद जितने हमारे साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उन सबके हम, इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया से लेकर म्यांमार से लेकर भारत एक व्यापारिक कॉरिडोर बनाना चाहता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सपना देखा था कि मैं एक ऐसा दिन देखना चाहता हूं जहां पर मैं सुबह ब्रेकफास्ट करूंगा लाहौर में, और लंच करूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा अमृतसर में, लंच करूंगा लाहौर में, डिनर करूंगा काबुल में। पाकिस्तान ने कहा आ जाना, हम डिनर करवाएंगे यहाँ पे। आज तक डॉक्टर साहब का सपना इधर पूरा नहीं हो पाया, पाकिस्तान ने रोक रखा है, यही जियो पॉलिटिक्स है। आप याद रखना मेरे बच्चों, आप बहुत बड़े अधिकारी बन जाओगे, पड़ोसी आपको रास्ता नहीं देगा जाने के लिए। ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान तो नहीं दे रहा है। इसीलिए आप देखोगे नेपाल का महत्व, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्यों ज़्यादा बढ़ा रहेगा। अब कल के लिए नेपाल की कोई सरकार अगर चीन के साथ चली जाए, नेपाल की आबादी लगभग 2.5 करोड़। अब नेपाल की इकोनॉमी तो यूपी से भी छोटी है, तो इकोनॉमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। नेपाल की कोई ऐसी क्षमता नहीं है जहां वो अकेले हमें कोई प्रभावित कर पाए, लेकिन नेपाल का महत्व क्यों बढ़ जाता है? चीन के कारण। अदरवाइज ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, किसी क्षेत्र में नेपाल और भारत कोई बराबर ही नहीं है। लेकिन जियो पॉलिटिक्स नेपाल कब बढ़ जाएगा? भाई भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है ही है। कल के लिए नेपाल भी अगर ये कह दे कि भारत हमारी सीमा पर दावा कर रहा है, तो ये हमारे लिए फजीयत होगी या नहीं होगी? कल के लिए नेपाल चीन को अपनी तरफ बुला ले, और कल के लिए भारत चीन वार हो जाए और चीन नेपाल होकर चीन की सेना उत्तर प्रदेश बिहार में प्रवेश कर जाए, क्योंकि जो नेपाल आ सकता है वो भारत के दिल में आ सकता है, और भारत का दिल कहाँ बसता है? यूपी बिहार में। बाकी राज्य के लोग बुरा ना माने इस बात को। अरे हार्ट तो यही है मेरे बच्चों इंडिया का। अब जब कोई इतने आसानी से हार्ट में प्रवेश कर जाएगा तो, इसलिए उदारवादी ये कहेगा कि भारत नेपाल, उदारवादी कहेगा कि भारत नेपाल चीन के बीच रेल लाइन बन जाए, व्यापार आएगा। इसी बात को यथार्थवादी कैसे देखेगा? व्यापार तो ठीक है, सेना भी बड़ी आसानी से चली जाएगी। और आप याद रखिएगा, इसे नेहरू ने ये बात कही थी। नेहरू से पूछा गया था कि आप चीन को लेकर सतर्क नहीं है, आप चीन के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। नेहरू ने कहा था, अरे आप क्यों चिंता करते हो, भारत और चीन के बीच में हिमालय है, और हिमालय को पार करना मुश्किल है। ये बात बिल्कुल सही नेहरू को दिखती थी, लेकिन जब रेल बन जाएगा तब तो हिमालय पास हो गया ना। ये जियो पॉलिटिकल मामला, एक ही बात को दो तरीके से देखा जाता है। जियो पॉलिटिक्स क्या है, भारतीय सरकार क्या कर रही है, वो उत्तराखंड में रेल लाइन बनाएगी। जब उसे पूछा जाता है उत्तराखंड में आप रेल लाइन क्यों लेना जाना चाहते हो, कश्मीर तो अगर रेल लाइन बनी, भारतीय सरकार क्या कहती है, पर्यटन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। कश्मीर का सेब इधर से उधर आ जाएगा, सेब ही आएगा और भी कुछ आएगा। उसी ट्रेन से होकर गोला बारूद भी जाएगा, टैंक भी उसी ट्रेन से होकर जाएगा। ये यथार्थवादी तरीका है। उदारवादी हर चीज को व्यापार से देखते हैं, घटना वही है। यथार्थवादी कैसे देखते हैं? सुरक्षा के हिसाब से, रणनीतिक हिसाब से। इस वजह से नेपाल का ये जियोपॉलिटिकल टर्मोइल हमेशा बना रहता है, क्योंकि भारत चीन के बीच भी संबंध इधर उधर चलते रहते हैं। तो हम नेपाल से क्या अपेक्षा कर सकते हैं उसके साथ देखने के पहले कुछ और बिंदु हम देख ले। ये भू राजनीति है जो हमेशा चैलेंजिंग रहती है, भू राजनीति हमेशा चैलेंजिंग रहेगी। क्या लिखा आपने? स्वाभाविक रूप में बढ़ जाता है। हेडिंग चेंज कर लीजिए। भारत नेपाल, भारत नेपाल साझे हित, कॉमन इंटरेस्ट। भारत नेपाल साझे हित। पहला पॉइंट। राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित ही विदेश नीति के निर्धारक होते हैं। राष्ट्रीय हित ही विदेश नीति के निर्धारक होते हैं।
और भारत नेपाल के हित एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के पूरक हैं। नेपाल का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार भारत है। नेपाल का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार भारत है। सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार भारत है। नेपाल के कुल निर्यात का 64% हिस्सा नेपाल के कुल निर्यात का 64% हिस्सा भारत के लिए आता है। 64% हिस्सा भारत के लिए आता है। नेपाल कुल निर्यात का 64% हिस्सा भारत के लिए होता है। दोनों के बीच के दोनों के बीच के द्विपक्षीय व्यापार दोनों के बीच के द्विपक्षीय व्यापार लगभग $9 बिलियन है। 9। दोनों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $9 बिलियन है। अगला पॉइंट, नेपाल विदेशों से व्यापार के लिए नेपाल विदेशों से व्यापार के लिए भारतीय पत्तन का प्रयोग करता है, जैसे कोलकाता। नेपाल विदेशों से व्यापार के लिए भारतीय पत्तन कोलकाता भारतीय पत्तन का प्रयोग करता है। भारतीय पोर्ट कोलकाता पोर्ट भारतीय पत्तन का प्रयोग करता है क्योंकि नेपाल एक भूमि आबद्ध राज्य है। भारतीय पत्तन का प्रयोग करता है क्योंकि नेपाल एक भूमि आबद्ध राज्य है। नेपाल एक भूमि आबद्ध राज्य है। नेपाल एक भूमि आबद्ध राज्य है। इसके अलावा नेपाल का सबसे बड़ा निवेशक भारत है। नेपाल का सबसे बड़ा निवेशक भारत है और चीन के बाद नेपाल की आधारभूत संरचना के विकास में नेपाल की आधारभूत संरचना के विकास में भारत का दूसरा सबसे बड़ा योगदान है।
अगला पॉइंट, नेपाल में जाने वाले सबसे बड़ी संख्या में पर्यटक भारतीय हैं। नेपाल में जाने वाले सबसे बड़ी संख्या में पर्यटक भारतीय हैं। नेपाल के गोरखा सैनिकों को, नेपाल के गोरखा सैनिकों को भारत पेंशन भी देता है। नेपाल के गोरखा सैनिकों को भारत पेंशन भी देता है। और अरुण 3 परियोजना, अरुण 3 परियोजना के माध्यम से दोनों देशों के बीच जल विद्युत क्षेत्र में भी साझा उत्पादन का सहयोग हो रहा है। अरुण 3 परियोजना के माध्यम से दोनों के बीच जल विद्युत क्षेत्र में साझा उत्पादन में सहयोग हो रहा है। जल विद्युत क्षेत्र में साझा उत्पादन में सहयोग हो रहा है। साझा, अब देखिए, अगर हम ये कहें कि संबंध राष्ट्रीय हितों से चलते हैं, तो शायद राष्ट्रीय हित के मामले में भारत और नेपाल के बीच में जबरदस्त सामंजस्य है। अब एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, भाई, ने न जियो पॉलिटिक्स बदलेगी न इकोनॉमी बदलेगी। अच्छा, इकोनॉमी रातों रात तो बदलती नहीं। अब कुछ एग्जाम्पल देखना है। अगर भारत और नेपाल के संबंध की बात करिए, अच्छा एक एक एग्जाम्पल तुम लिख नहीं पाते, हमारे पास बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो करते क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो तुम लिख पाएंगे, बाकी सब छोड़ते हैं। अब आपको बता दें, देखिए, नेपाल में कोई भी सरकार आए, नेपाल में रेल लाइन भी आप बना लीजिए। तिब्बत से संघाई के बीच की दूरी है 3000 किलोमीटर। अब जरा सोच के देखिए, जब कई बार ऐसा दिखता है, कहने को तो नेपाल भारत और चीन के बीच स्थित है, लेकिन नेपाल की निकटता भारत के साथ हमेशा ज्यादा है। उसका कारण सामाजिक ही नहीं, उसका कारण भौगोलिक भी है। नेपाल और भारत के बीच में हिमालय आता है, जबकि भारत और नेपाल के बीच में मैदान आते हैं। इसका मतलब होता है कि नेपाल, इसमें तो अगर आप भारत नेपाल सीमा पर जाइए तो एक अजीब सा नजारा देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मैरिज पार्टी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विवाह की पार्टी। भाई, भारत से बारात नेपाल जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय विवाह नहीं है? कितनी बड़ी बात है। वहां तो पाकिस्तान से एक सीमा के आने पर आफत हो गया। यहां तो रोज ही, आज की डेट में बस आप गोरखपुर बॉर्डर पे चले जाइए तो देखिए बैंड बाजा सहित, क्योंकि पहली बारात भगवान राम की ही अयोध्या में आई थी। इसलिए आप याद रखिएगा, नेपाल किसी एक का ननिहाल नहीं, हम सभी का ननिहाल है। और ये बात हमने नहीं, कई बार ऐसे स्टेटमेंट आप उत्तर के लिखने में यूज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वहां जनकपुर गए तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि मैं अपने ननिहाल आया हूं। मोदी जी का ननिहाल नेपाल कहां है? झूठ बोल रहे थे क्या? मोदी जी का ननिहाल नेपाल में है या नहीं है? क्या? कैसे? अरे मेरे बच्चों, हम सभी की मां कौन है? माता सीता। इसलिए हमारी मां की मां आदि मां, और जब उनके मां के ननिहाल कोई जाएगा, पूरे भारत का ननिहाल कौन है? नेपाल का प्रधानमंत्री हमारा मामा है। कोई समस्या है क्या? अरे जब नेपाल ननिहाल, तो नेपाल का प्रधानमंत्री कौन? मामा के साथ झगड़ा संभव ही नहीं है। अभी अब जरा सोच के देखिए, मामा के साथ झगड़ा होगा आज, तो हम सोच नहीं पाए।
इसलिए आपको बस आपको हम बता, आप कहोगे सर झगड़ा नहीं हो रहा है तो ये मुद्दा कौन सा उठता है बीच बीच मुद्दा? लिपू लेक का काला पानी मुद्दा आपको बता देंगे। जरा आप सोच के देखिए, इतना ही नहीं है, अब आपको मैं याद दिला दूं, अब नेपाल में भारत मामा और भांजे के बीच लड़ाई की कल्पना नहीं है। और सच मानिए, हमारे भारत का नेपाल का इतिहास तो ऐसा है, वहां पे अब इतिहास की बात हमें बहुत कम याद रखनी पड़ती है, वर्तमान पे हम आते हैं। लेकिन वहां पे जब राजा त्रिभुवन थे, तो उन्होंने कहा था नेहरू जी एक काम करिए, नेपाल का पूरा विलय भारत में कर लीजिए। अच्छा, नेहरू बड़े होशियार थे इस मामले में, नेहरू जी बड़े होशियार, कहा ना ना ना, हमें विलय, हम हर राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व देखना चाहते हैं, हम छोटे राज्यों का भी सम्मान करना चाहते हैं। और नेहरू की ये नीति बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण थी, क्योंकि आधा नेपाल तो हमारा ही है मेरे बच्चों। तो याद रखिए, मामा भांजे के बीच में दरार पैदा कौन कर रहा है? अभी इस बात पर हम आएंगे। आधा, आपको पता है आधा नेपाल हमारा है, मधेसी। मधेसी का मतलब है भारत के नेपाल के मध्य भाग में रहने वाले लोग जो हिंदी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, इनके वैवाहिक संबंध भारतीयों के साथ है। नेपाल, आधा नेपाल का मतलब उत्तराखंड और हिमाचल है। आधा, जैसे नेपाल के तराई इलाके से बढ़ेंगे तो पहाड़ियां चली जाएंगे, वो हिमालय, ग्रेट हिमालयस। और एक खास बात है, उत्तराखंड, अब आप बहुत लॉजिकल देख लेंगे, भारत जैसे विशाल देश का विकास अभी आज तक नहीं हो पाया, उत्तराखंड हिमाचल में तो अब हम सोच रहे हैं रेल लाइन आगे बढ़े। यही तो दोस्तों 50 साल में जो खटाखट पटापट हुआ, नहीं तो पूरे देश में रेल लाइन बिछ जाती। चाइना ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्यों लेके चला गया? क्योंकि उसने दीर्घकालिक नीति अपनाई। और हमारे यहाँ लोकतंत्र में तो जो देखो वही सब बांटने पर लगा हुआ है, तो दीर्घकालिक रूप में आप देश को पीछे कर देते हैं। जब हमारे यहाँ उत्तराखंड हिमाचल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो नेपाल का डेवलपमेंट कहाँ हो जाएगा? यानी विकासशील देशों की, हर विकासशील देश कहानी लगभग एक जैसी है, आर्थिक पिछड़ापन लगभग एक जैसी है। और उस आर्थिक पिछड़ापन के लिए पॉलिटिक्स बहुत हद तक उत्तरदायी है। एक बात यहां भूटान से हम सीख सकते हैं, आपको पता है भूटान एक दुनिया को संदेश दे रहा है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। हमने कहा भाई ये भूटानी है क्या? भूटान ने कहा खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। और आप याद रखिएगा, भूटान करता क्या है, सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के समझौते भारत के भूटान के साथ हैं। हम 100% पैसा लगाते हैं, सारा प्रोजेक्ट बनाते हैं, ऑपरेट करके भूटान को दे देते हैं। और भूटान करता क्या है, भूटान को पैसा भी मिलता है, जितनी जरूरत है उसका पावर भी मिलेगा। भूटान में पावर की सप्लाई 24/7 है पहला। और जरा देखिए नेपाल के पास 40,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। और ये नेपाल के साथ हम 96 के बाद से सहयोग करने की पॉलिसी अपनाते थे, नेपाल लगातार नहीं किया, हमेशा विवाद पैदा करता रह गया। नेपाल का हाल ये है, अगर नेपाल 40,000 मेगावाट बिजली बहुत बड़ी बिजली होती है। दिल्ली के पीक सीजन में दिल्ली को बिजली की आवश्यकता लगभग 10,000 मेगावाट की पड़ती है। अगर 40,000 में 10,000 मेगावाट नेपाल अपने लिए बिजली रख लेता, तो 30,000 मेगावाट बिहार यूपी को मिलता, और बिहार यूपी जगमग जगमग करते। भाई हमारे यहाँ आजकल के डेट में पर्यावरण की रक्षा भी करनी है, पावर भी देना है लोगों को। भारत जैसे बड़े देश में 24/7 बिजली, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की पहली डिमांड है, ये होना ही चाहिए। भाई आप कह रहे हो देश विकसित हो जाएगा, देश विकसित हो जाएगा तो कुछ बेसिक फाउंडेशन उसके होते हैं। नेपाल नहीं कर पाया, और नेपाल का हाल ये है बिजली दे नहीं पाए। और हिमालयी क्षेत्रों में, ठंडे क्षेत्रों में आपको इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी जरूरत पड़ती है। अब सवाल है, नेपाल के पास आप जानते हैं ब्रांड है, कुछ लोगों को टूरिज्म के लिए ब्रांड मिल गए हैं, पैदाइशी भारत के पास ताजमहल, उसमें हमने कुछ किया नहीं है, इतिहास में मिल ही गया है। इसे पाकिस्तान रोज श्राप देता है, काश ताजमहल गिर जाए। हमने कहा ये चिंटू ऐसी बात तो क्यों करता है, ताजमहल गिरा रहा है? कहा जो हमारे यहाँ नहीं हो तुम्हारे यहाँ कैसे होगी। और पाकिस्तान को इसी दो बात का बहुत गम रहता है कि एक तो हमें कश्मीर नहीं मिला, दूसरा ताजमहल नहीं मिला। हम कहा ताजमहल तुम ग्वालियर से उखाड़ के लेके चले जाते। अरे ग्वालियर आगरा एक ही तो है मेरे बच्चों, भावना समझो। कई बार जबान लड़खड़ा जाती, समझ रहे। अब दूसरी बात, अरे मेरे बच्चों नेपाल को देखो। अब सवाल ये कि अरे मेरे बच्चों आज याद रखना, गोवा, अब देखो कैसी दुनिया में हम चीजों को बड़ा नजरिया करके देखते हैं।
गोवा को टक्कर दे रहा है थाईलैंड का फुकेट। अब इंडोनेशिया, मलेशिया, इनका क्लाइमेट गोवा का क्लाइमेट एक जैसा है। तो जो पता चला 10 साल पहले टूरिस्ट गोवा आता था, उसने रास्ता थाईलैंड का बदल दिया। अब थाईलैंड में यही क्लाइमेटिक कंडीशन है, लेकिन उसके पास क्या है? अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है। भाई कोई विदेश का आदमी आएगा तो आपके झोपड़ी में बैठकर ताड़ी नहीं पिएगा। ये आपके लिए अच्छा हो सकता है कि कहीं गाय माता टहल रही है, कहीं गाय का गोबर, कहीं भैंस टहल रही है, उसी के बीच में आप भी जा रहे हो। ये बातें नहीं चल पाएंगे, आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। और वैसे ही नेपाल के पास ब्रांड है एवरेस्ट का, बिना प्रचार किए। जबकि होता क्या है, दुनिया में सब लोग टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने प्रचार करते हैं, और डायस्पोरा होके डायस्पोरा कारण भारत का प्रचार बहुत ज्यादा हो जाता है। नेपाल में बिना प्रचार में, मार्च के बाद आप नेपाल चले जाइए, यूरोप के टूरिस्ट से नेपाल पटा रहता है। नेपाल के पास होटल्स नहीं है, 5 स्टार होटल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पहले लोग मजाक में बात कहा करते थे कि जैसे आप यूपी से या बिहार से आपकी बस नेपाल में प्रवेश करेगी, तो रात भी हो तो पता चल जाएगा नेपाल शुरू हो गया है। सड़कें इतनी खराब थी। अब नेपाल की जरा सोच के दिखे, नहीं आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया, नेपाल केवल टूरिज्म को डेवलप कर लेता है मेरे बच्चों। क्या स्विट्जरलैंड, जिसके पास एवरेस्ट हो, और पश्चिमी दुनिया के अपने आप देखिए, पश्चिमी दुनिया और भारतीय टूरिस्ट का स्वभाव अलग अलग होता है। हम एवरेस्ट पे चढ़ते नहीं, बस दूर से देख के जय भोले बाबा, दूर से। अरे बिला वजह वहां भगवान पार्वती के साथ बैठे हुए हैं, हम निष्ठा का उल्लंघन नहीं करते। ये सब फितूर यूरोपियों को होता है, जाएंगे एवरेस्ट चढ़ेंगे। हमें क्या करोगे चढ़ के देखोगे? वहां पे नीचे से देख लो जो देखना है। तो यूरोपीय टूरिस्ट का नेचर अलग होता है, हमारा स्वभाव अलग है। अब सवाल है, उनको ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए। भूटान इस क्षेत्र का सब, मैं क्या बताऊं मैं दोस्तों, गवर्नेंस का हाल। श्रीलंका एशिया का पैराडाइज होता, श्रीलंका सिंगापुर होता, नहीं बन पाया। नेपाल इस एशिया का स्विट्जरलैंड होता, नहीं हो पाया। पाकिस्तान तो कभी नहीं होता, उसका कारण हमारे पास था। जो रोज ही दोस्तों दूसरे के बारे में सोचता रहे, वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा। पाकिस्तान कभी होता नहीं। और मालदीव की देखिए, मालदीव अभी क्या हुआ, सारे हमारे टूरिस्ट जाते हैं। बस एक बार प्रधानमंत्री जाकर लक्षद्वीप में डुबकी की, हमारे दिन मालदीव डूबने लगा। सारे होटल्स कैंसिल हो गए मालदीव में। मालदीव सरकार डिफेंसिव हो गई, बिना कुछ कहे। ये डिप्लोमेटिक मूव है। अरे भाई छोटा सा देश है और हमें आंख दिखाएगा, माना कि हम टेटुआ नहीं दबाएंगे, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। कमाल की बात यार। इसलिए मेरे बच्चों, भूटान आप देखो, भूटान को पता है भूटान का सबसे बड़ा रिसोर्स आ रहा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। COP29 की बैठक हो रही है, देख रहे हो पूरी दुनिया में हो रहा है कि हमें पेरिस क्लाइमेट चेंज के ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने हैं। हमें बिजली चाहिए, लेकिन क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी बगल में नेपाल में है, लेकिन नेपाल आज तक ये काम नहीं कर पाया। कितने कितने एग्जाम्पल आपको बता दें। पेट्रोलियम की सप्लाई भारत नेपाल के लिए करता है। बड़े बड़े देशों में ऑयल रिफाइनरी होती है, छोटा देश ऑयल रिफाइनरी नहीं रख सकता। आईआर की बड़ी लॉजिकल बातें हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, दुनिया के ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो अपनी सेना भी रखने की क्षमता नहीं रखते। नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, ये सेना रखेंगे? अगर मान लीजिए मालदीव पे गोर्स को खरीदे, मालदीव को गोर्स को खरीदने में पूरा मालदीव बेचना पड़ेगा। और सवाल है, राफेल खरीद के नेपाल उड़ाए कहाँ? जैसे उड़ेगा तो भारत में आ जाएगा, तो चीन में चला जाएगा। और नेपाल की देखिए, ये है दोस्तों गवर्नेंस का हाल। अगर सिंगापुर टॉप पे है, यूएई टॉप पे है, ये दुनिया को देखने की मिसाल है। इससे हमें सीखना चाहिए। ये गवर्नेंस का परिणाम होता है कि सिंगापुर से बेहतरीन स्थिति श्रीलंका की है, आगे नहीं बढ़ पाया। गवर्नेंस के कारण, शासन कारण, दृष्टि के कारण। और मैं मतलब नेपाल, इसलिए मैंने आपको बताया कि कोई छोटा देश न तो ऑयल रिफाइनरी रख पाता है, ऑयल रिफाइनरी का बड़ा खर्च होता है। इसलिए नेपाल के लिए हम एविएशन फ्यूल की सप्लाई हम करते हैं। काठमांडू एयरपोर्ट पे भाई जहाज के लिए तो फ्यूल अलग चाहिए, उसकी सप्लाई हम करते हैं। बाकी नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सारी सुविधा भारत देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस बात को गाने की आवश्यकता है, कहीं बताने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि नेपाल कोई छोटा देश है। इसका मतलब ये है, नेपाल भारत के लिए खतरा है या अवसर है? अवसर है। यही पड़ोसियों को,
अरे भाई, नेपाल की तरह बड़ा बाजार बगल में है, 2 करोड़ के देश है, इतने बड़े बाजार बगल में है, 50 लाख नेपाली भाई तो हमारे यहाँ ही रहते हैं। ऐसा जहाँ रोटी बेटी का रिश्ता हो। लेकिन सवाल यह है कि पॉलिटिक्स के चक्कर में नेपाल ने हमेशा भारत विरोध पैदा किया। नेपाल की पूरी इकोनॉमी का आधार क्या था? वहाँ में गोरखा रेजिमेंट। भाई गोरखा रेजिमेंट ये बहुत बड़ा मित्रता का, इससे शायद कोई बड़ा एग्जाम्पल हो नहीं सकता। आप याद रखिएगा, हम किसी विदेशी नागरिक को अपनी सरकार की सेवा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, और वो भी सरकार में, डिफेंस में। बट डिफेंस बड़ी सेंसिटिव एरिया होता है। डिफेंस में तो हम अपने भी देश के नागरिकों के बारे में तमाम इंटेलिजेंस रखते हैं, खुफिया अलग के लोगों को हम रखते हैं, और वो भी पता चला कि विदेशी लोगों को रख रहे हैं। ये इतना बड़ा रिश्ता है जो दिखता है कि नेपाल भारत से तमाम फायदे ले सकता था, और नेपाल आगे बढ़ता, भारत आगे बढ़ता। लेकिन पॉलिटिक्स ने भारत का भी प्रॉब्लम क्या पैदा किया, और नेपाल तो डूबने कगार पे है। नेपाल डूबने कगार पे है, यकीन मानिए। इसलिए आर्थिक रूप में चीजें एक जैसी हैं, सहयोग है, यह सहयोग होना चाहिए जिस तरीके से भूटान के साथ हमने किया। नेपाल ने नहीं किया, तो आखिर में नेपाल ने क्यों नहीं किया? क्या कारण ऐसा हुआ? एक लाइन लिखिए इसमें, एक लाइन इसमें लिख के फिर हेडिंग चेंज कर लीजिए। आर्थिक रूप में, आर्थिक रूप में भारत नेपाल के लिए एक अवसर है। आर्थिक रूप में भारत नेपाल के लिए एक अवसर है। यद्यपि भारत और नेपाल के बीच भारत और नेपाल के बीच विद्यमान व्यापार में भारत और नेपाल के बीच विद्यमान व्यापार में नेपाल को घाटा है। नेपाल को घाटा है, और यदि यदि जल विद्युत क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा दिया जाए, यदि जल विद्युत क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा दिया जाए, तो नेपाल का व्यापारी घाटा भी समाप्त हो जाएगा। यदि जल विद्युत क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा दिया जाए, तो नेपाल का व्यापारी घाटा भी समाप्त हो जाएगा। तो नेपाल का व्यापारी घाटा भी समाप्त हो जाएगा। हेडिंग चेंज कर लीजिए। भारत नेपाल संबंधों की विशिष्टता। भारत नेपाल संबंधों की विशेषता। अब जरा सोच के देखिए कैसे हम करंट अफेयर को देखते हैं। अब बताइए, क्या आर्थिक रूप में भारत नेपाल के रिश्ते बदल जाएंगे? उसमें होगा क्या? कभी एक नई रेल, एक पाइपलाइन का उद्घाटन हो जाएगा। उसमें क्या होगा? कभी रुपे कार्ड का उद्घाटन हो जाएगा, कभी कभी एक नई योजना का उद्घाटन हो जाएगा। इतना ही होता है जो सही मायने में यही, इतना ही करंट अफेयर कह लीजिए। इतना ही तो करंट अफेयर होगा, बाकी सब चीजें एज इट इज चलती हैं। अगला लिखिए, क्या लिखा आपने? विशेषता, पहला पॉइंट। भारत नेपाल संबंध भारत नेपाल संबंध रोटी बेटी के संबंध है। रोटी बेटी अंडरलाइन। भारत नेपाल संबंध रोटी बेटी के संबंध है।
जिसका जिसका आधार 1950 की जिसका आधार 1950 की शांति और मित्रता की संधि है। जिसका आधार 1950 की शांति और मित्रता की संधि है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर भारत नेपाल के बीच में एक ऑपरेशन हुआ होता तो बिहार तो बाढ़ से बच जाता। अब जरा सोच के देखिए, यही यही बात है दीर्घकालिक विकास की बात करने की। बिहार का फायदा होता, नेपाल का फायदा होता। और कभी आप याद रखिएगा, पूरे उत्तराखंड, पूरे यूपी बिहार के लोगों को, जो थोड़ा सा जो लोग जागरूक, उनको ये नहीं पता है कि शिमला तो टूरिस्ट प्लेस है ही है। लोग शिमला मसूरी को ही जानते हैं, काठमांडू को नहीं जानते। लेकिन दुनिया के सबसे बेहतरीन जगहों में कौन सा है? काठमांडू, पोखरा। और भारत ने क्या प्रस्ताव दिया था? भारत ने प्लान किया था पोखरा में हम क्रिकेट स्टेडियम बनवाएंगे। ये सहयोग भारत के साथ है। इसलिए हमने क्रिकेट डिप्लोमेसी अपनाई, नेपालियों को भी क्रिकेट खेलना सिखा दिया। जिसको भी आईपीएल में आना होगा वो थोड़ा सा भारत से जुड़ेगा। पाकिस्तानी बार बार कह रहे हैं भाई हमें भी आईपीएल में शामिल कर लो। हम कहा चुप करो, आईपीएल में शामिल नहीं। भारत पाकिस्तानियों को आईपीएल में शामिल नहीं कर रहा है, इसलिए वहां सट्टेबाजी बढ़ रही है, पैसा मिल ही नहीं रहा है। अब जरा सोच के देखिए, अगर मैच पोखरा में होगा और रोहित शर्मा का सिक्सर लगेगा तो एवरेस्ट पे चला जाएगी बॉल। पोखरा वो जगह है जहां जून में टेम्परेचर माइनस में रहता है। अब लेकिन लेकिन हम उन सब चीजों को जानते ही नहीं। हम उन सब चीजों को, क्योंकि नेपाल प्रचार नहीं कर पाया। और एवरेस्ट को तुम ऐसा मानते हैं विंध्याचल का पर्वत। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हो क्या मानते हैं? एवरेस्ट नहीं हो क्या है? अरे भाई, प्रचार की बात तो है। अब नेपाल सरकार के पास पैसा, एक एग्जांपल आपको बता दें। अभी क्या हुआ, नेपाल सरकार के 2-3 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ये नेपाल की खस्ता हालत का प्रमाण है। नेपाली एयरलाइंस में लोगों ने बैठना छोड़ दिया है। नेपाल में उसी फ्लाइट में लोग बैठते हैं जो एयर इंडिया की होगी या किसी विदेश की होगी, यानी सारे पर्यटक। और अभी आप देखो हम क्या इन नेपाल के लिए कर सकते हैं। बुद्ध सर्किट, लुम्बिनी। अभी हमने एयरपोर्ट कहाँ बनाया है? हमने एयरपोर्ट कुशीनगर में बनाया है। कुशीनगर में जो लैंड करेगा सीधा जाएगा काठमांडू। ये भारत के साथ जुड़ने का फायदा है नेपाल को। लेकिन अगर पॉलिटिक्स ही करनी है तो बिला वजह हम उसमें अंगुली करते रहे, जैसा दिल्ली में हो रहा है। लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? हाँ, मित्रता संधि है। जो या जिससे जिससे भारत नेपाल के बीच जिससे भारत नेपाल के बीच मुक्त आवागमन का प्रावधान किया गया है। मुक्त आवागमन अंडरलाइन। मुक्त आवागमन का मतलब समझा आपने? बिना वीजा। ये बहुत बड़ी बात है। ये मुक्त आवागमन का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत नेपाली नागरिकों को भारत में नागरिक का दर्जा प्राप्त होगा। जिसके अंतर्गत नेपाली नागरिकों को भारत में नागरिक का दर्जा प्राप्त होगा। और ये सुविधा भारतीयों को नेपाल में भी मिलेगी। ये सुविधा भारतीयों को नेपाल में भी प्राप्त होगी। अब एक खास बात है, देखिए, अगर झगड़ा पैदा करना हो तो अब इस संधि में, अगर देखिए एक ही शब्द हमने प्रयोग कर दिया,
अगर नेपाल के लोगों को भारत में नागरिक सुविधाएं मिलेगी और भारतीयों को नेपाल में नागरिकता नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी? इसका मतलब कोई संपत्ति खरीद सकता है, व्यापार कर सकता है, सेना में भी जा सकता है। नेपाल के लोग यूपीएससी का भी एग्जाम दे सकते हैं, यदि पास नहीं कर पाते। यूपीएससी का भी एग्जाम देने के लिए उनको भाई नागरिक का दर्जा है उनके पास, लेकिन वो राजनेता नहीं बन सकते, सांसद या राष्ट्रपति के रूप में नहीं आ सकते। अब इसी संधि में 1950 में संधि हमने किया था, और संधि का कॉन्टेक्स्ट आपको देखना है, जो बार बार कई बार विवाद के मुद्दे उठा देते हैं। जब हम ये संधि तो अपने आप में बड़ी मित्रता की संधि है, और आपको ध्यान रखने की बात है 1950 ऐसे समय में संधि हुई थी जब नेपाल का संबंध चीन के साथ नहीं था, नंबर एक। नेपाल की कोई सेना नहीं थी, नंबर दो। अरे भाई, नेपाल के सारे सेना वाला काम तो इंडिया करता था। यूरोप के आधे ऐसे देश हैं जो अपनी सेना रखते नहीं है, नाटो पर निर्भर है, लफड़ा ही नहीं रखा है अपना। भाई छोटा देश कहाँ सेना रखेगा? स्विट्जरलैंड कभी सेना नहीं रखता। ये भी अपने आप में एक अजीब सा समीकरण है। दुनिया के जो सबसे अमीर देश हैं उनके पास सेना भी नहीं है। जहां पर कैपिटा इनकम आप देखते हैं हाईएस्ट है, वहां सेना नहीं है। और जहां गरीबी का वहां सागर है, वहीं पे तमंचे डिस्को हो रहा है। उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां घर घर में 3-4 बंदूक है बांधा, उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला है क्या? अब आप देख लीजिए, ये दो समीकरण है। तो 1950 में जब हमने संधि की थी, वो समय था जब नेपाल ने खुद ही कहा भाई भारत हमारी रक्षा कर लेगा। और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 1955 के पहले नेपाल का संबंध चीन के साथ नहीं था। अब सवाल है, इसी घटना को दो तरीके से देखा जा सकता है। यद्यपि भारत ने थोड़ा टेक्निकल गलती यहां पे की थी। देखिए, प्रोटोकॉल होता है, टेक्निकलिटी होता है, जिसमें भारत थोड़ा चूका। और टेक्निकल गलती केवल ये थी, अगर कोई संधि होती है, अगर नेपाल का महाराजा होगा तो हमारी तरफ से राष्ट्रपति होने चाहिए, अगर नेपाल का विदेश मंत्री होगा तो हमारी तरफ से विदेश मंत्री होने चाहिए। भाई नेपाल एक संप्रभु राज्य है, बात ध्यान सुनने की है, बराबर वाला राज्य है। यही तो गुजरात सिद्धांत में हमने कहा था, छोटे राज्य को, और एक बात जीवन में हमेशा याद रखिएगा, ये छोटा आदमी हो उसको और भैया बाबू कहिएगा। छोटे आदमी का ईगो बहुत बड़ा होता है, जितना छोटा आदमी उतना बड़ा ईगो। अब हमने गलती की, हम नेपाल की तरफ से संधि में शामिल था महाराजा, हमारी तरफ से संधि में शामिल था भारत का राजदूत। इसका मतलब हमने ये बता दिया नेपाल का महाराजा इज इक्वल टू भारत का राजदूत। यानी नेपाल को हमने बिल्कुल छुटकू बता दिया। और ये नेपाल को बार बार बुरा लग जाता था, और ये मुद्दा नेपाल ने उठा दिया। इसी संधि में एक बात लिखी गई थी कि नेपाल जब भी कहीं से विदेशों से हथियार मंगाएगा, भारत से पूछ लेगा। इसी संधि में एक बात लिखी गई थी। अब कहने को तो ये बात आपत्ति कर सकते हैं, पर ये बताओ ये कौन सी बात है? संप्रभु राज्य का मतलब क्या है? अपनी आंतरिक सुरक्षा हम देखेंगे, बाहर से कहाँ से हथियार लाना है हम लाएंगे, ये हम भारत से क्यों पूछे? लेकिन फिर हम संदर्भ को याद रखें, उस समय नेपाल की सारी सुरक्षा भारत करता था, नंबर एक। और नेपाल कभी भी अपना सामान मंगाता है या तो कोलकाता से या तो विशाखापट्टनम से, दो पोर्ट है। तो सवाल है कि अगर नेपाल का ट्रक भारत के रास्ते से होके जा रहा है, पहली बात तो हमने नेपाल के ट्रक को आने जाने का रास्ता दिया है। यही सुविधा पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं देते, याद रखने की बात है ये, कि कोई सामान्य सुविधा नहीं है। ये दिखता है कि हमने भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया, चीन होता तो निगल जाता अभी। ये भारत की सहिष्णुता, शांति की विदेशन के सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। अब हमारे मार्क्सवादी भाइयों के राग अलग ही होते हैं, आगे अभी बताएंगे वो क्या कहते हैं, वो कैसी समस्या पैदा करते हैं। तो आपको हम याद दिला दें, हमने ऐसे संबंधों को बाकायदा बना रखा है। लेकिन अब इसी बात को आज की डेट में, भाई आज उस समय नेपाल की अपनी आर्मी नहीं थी, नेपाल की सारी सुरक्षा हम करते थे, और गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का ही पार्ट था। अलगाव का मतदान है, और मामा भांजे के बीच अलगौजी की बात थोड़ी ठीक है, डिवीजन क्यों होना चाहिए भाई? लेकिन अगर हमें विवाद छेड़ना है तो मैं इसी बात कह दूंगा, देखिए एक ही चीज को दो तरीके से देखा जा सकता है। कि आप अगर किसी अपने रिलेटिव के यहाँ रह रहे हैं तो आप इस बात को ऐसे देख सकते हैं, ओ माय गॉड कितने अच्छे संबंध है, देखो उसने रख रखा है। इसी बात को अंगुली करना हो, अरे गुलाम बना रखा, गुलाम।
घर में बर्तन मांजता है, बर्तन लो, अरे खाओगे तो मांजोगे कौन? अपने यहाँ बनाओगे तो नहीं मांजोगे। यही आदमी खुराफात है, और इसी में आदमी गड़बड़ा जाता है। तो नेपाल को कुछ कुछ लोग उकसा देते हैं, नेपाल भाई तुम भारत से पूछोगे, मतलब तुम संप्रभु हो कि नहीं भैया बताओ, तुम संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हो कि नहीं? वो नेपाल कहता है भाई हूं। वो कहता है बताओ तुम अलग हो या? वो कहता है, अरे हूं। तो उसने कहा था भारत से पूछोगे क्यों? मैंने कहा सही बात कहा। इसलिए यही मुद्दा विवाद का, जब कोई मुद्दा नहीं मिलेगा तो नेपाल के लोग ये उठा देंगे 1950 की संधि बदलो। तो 1950 की संधि बदल जाएगी तो याद रखिएगा, अभी गर्मी में चले जाइए, पूरे उत्तराखंड में नेपाली मजदूर काम करने के लिए आते हैं और अक्टूबर तक वापस चले जाते हैं। और दूसरी बात है, अगर वीजा पासपोर्ट लेना होगा तो हमारे टूरिस्ट नेपाल ही जाएंगे, वो उत्तराखंड हिमाचल चले जाएंगे। और मामा भांजे से मिलने वीजा लेकर जाए, ये बात ठीक है मेरे बच्चों? क्या लिखा आपने? वीजा, अगला पॉइंट। यह संधि, यह संधि भारत नेपाल के, यह संधि भारत नेपाल के स्वर्णिम इतिहास का उदाहरण है। यह संधि भारत नेपाल के भी स्वर्णिम इतिहास का उदाहरण है, लेकिन लेकिन आलोचक यह भी कहते हैं कि यह संधि नेपाल की संप्रभुता के विरुद्ध है। लेकिन आलोचक यह भी कहते हैं कि यह संधि नेपाल की संप्रभुता के विरुद्ध है, क्योंकि क्योंकि किसी सैन्य सामग्री के आयात के लिए, क्योंकि किसी सैन्य सामग्री की आयात के लिए नेपाल को भारत से परामर्श करना होगा। किसी सैन्य सामग्री के आयात के लिए नेपाल को भारत से परामर्श करना होगा। सैन्य सामग्री के आयात के लिए नेपाल को भारत से परामर्श करना होगा। बाकी कल, आज के लिए इतना है।